स्टूडेंट, अब तक हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात करी, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है उसके स्थल के बारे में बात करी। स्थल हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर आए। पिगमेंट जो हमने बताया तीन अलग अलग समूह बताए थे, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड एंड फाइकोबिलिन्स, जिसमें से फाइकोबिलिन्स जो कि वाटर सोल्युबल पिगमेंट हैं वो नील हरी शैवाल या लाल शैवालों में ही ज्यादातर मिलते हैं, उच्च पौधों में बहुत कम होते हैं। फिर बचते हैं मुख्य रूप से क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड, और फिर क्लोरोफिल में भी हमने क्लोरोफिल ए बी सी इस तरह से आगे के टाइप दिखे, और कैरोटिनॉइड्स में भी कैरोटीन होते हैं, ज़ेंथोफिल्स होते हैं। पिगमेंट्स के बारे में मैंने आपको ये भी बताया कि पिगमेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक निर्धारित वेवलेंथ, निर्धारित तरंगदैर्घ्य के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो हमारा लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसमें हर पिगमेंट मॉलिक्यूल की अवशोषण की एक निर्धारित वेवलेंथ होती है। तो कुछ वेवलेंथ को बहुत अच्छे से अवशोषित करता है, तो कुछ को वो बिल्कुल अवशोषित नहीं करता, और जिस चीज को वो अवशोषित नहीं करता वही रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है और वही उस पदार्थ का रंग दिखाई देता है। जैसे कि हमने कहा था कि क्लोरोफिल ब्लू और वायलेट रीजन, जो शुरुआत का जो विजिबल स्पेक्ट्रम का जो शुरुआती क्षेत्र है और जो अंतिम क्षेत्र है लाल क्षेत्र, वहां पर अवशोषण अच्छा दर्शाता है और मध्य की लाइट को कम अवशोषित करता है, और इसीलिए वो हरे रंग का दिखाई देता है। हरे रंग में न्यूनतम अवशोषण होता है। ये बातें मैंने आपको पिगमेंट के साथ भी बताई। इन्हीं पिगमेंट मॉलिक्यूल के अवशोषण को लेकर के कुछ चीजें और पढ़ते हैं हम, और इनके अवशोषण को लेकर के एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दरअसल किसी निर्धारित वर्णक द्वारा अलग अलग तरंगदैर्घ्य में कितना और कितना मात्रा में अवशोषण किया जाता है ये अध्ययन किया जाता है। अलग अलग तरंगदैर्घ्य में कितना वो अवशोषण करता है ये पता लगाना और उसको एक ग्राफ के रूप में दर्शाना ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ साथ हमें फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा लाइट का नेचर भी क्लियर पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम ये दोनों चीजें फोटोसिंथेटिक वर्णकों से संबंधित ही आगे का भाग है। पहले तो हमने फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से वर्णक होते हैं ये बताया आपको। अब हम बात करते हैं उन वर्णकों के अवशोषण के बारे में और फिर उनके एक्शन के बारे में। ठीक है, हमें एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ दे रखे हैं इनके अवशोषण और इनके एक्शन स्पेक्ट्रम को लेकर। पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में वर्णक जो है प्रकाश के स्पेक्ट्रम का मुख्य रूप से दृश्य भाग, विजिबल लाइट अवशोषित करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लाइट के बारे में पहले बता दूं। जो लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है कुछ इस तरह से बनाने की मैंने कोशिश करी, आपके सामने है कि एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर कहते हैं जिसको। ठीक है, बेजानी, हपी, नाला, हिंदी में जैसा भी बोला जाए, ये 7 अलग अलग कलर की लाइट है और इन 7 कलर की लाइट से मिलकर के श्वेत प्रकाश बनता है, व्हाइट लाइट। सारा संयुक्त रूप से ये व्हाइट लाइट होती है। ठीक है, तो ये जो विजिबल रीजन होता है जो कि करीब 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक की इसकी रेंज रहती है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, वॉयलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और उसके बाद रेड रीजन की तरफ जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है। ये तरंगदैर्घ्य इस तरह से बढ़ती जा रही है, ये विजिबल लाइट है। फिर रेड से भी उच्च तरंगदैर्घ्य वाले जो ये हैं ये कहलाता है इंफ्रारेड। ठीक है, यहाँ और भी उच्च तरंगदैर्घ्य रहेंगे। ठीक है, और वॉयलेट से भी अगर हम आगे चलते हैं तो ये वॉयलेट से भी छोटी तरंगदैर्घ्य रहेगी। यहाँ पर जो है ये छोटी तरंगदैर्घ्य, शॉर्टर वेवलेंथ रहेगी, छोटी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये उच्च या उच्च की बजाय ज्यादा बेहतर शब्द अगर ले तो लंबी तरंगदैर्घ्य कर दो, लॉन्गर वेवलेंथ। ये लंबी तरंगदैर्घ्य और ये छोटी तरंगदैर्घ्य। मतलब रेड के आगे इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, इधर जाएंगे तो घट रही है। समझ गए? तो वॉयलेट से लेकर रेड तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? दृश्य प्रकाश। जो नॉर्मली श्वेत प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वे व्हाइट लाइट जिसको कहते हैं, वो ये है। 7 कलर को मिला दो तो सफेद रंग बनता है और ये व्हाइट लाइट बनती है। ये जो है सूर्य प्रकाश का मुख्य भाग है। हालांकि सूर्य प्रकाश में यूवी भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है। तो मैं बता रहा था कि जो सूर्य के प्रकाश से आने वाला श्वेत प्रकाश होता है वो इन 7 रंगों की लाइट से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें जब अगर हम एक एक कलर की लाइट लेते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश। ठीक है, तरंगदैर्घ्य की रेंज क्या रहेगी विजिबल की? 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। और यही लाइट फोटोसिंथेसिस में ज्यादा काम आती है। ठीक है, 390 से छोटी तरंगदैर्घ्य वाली जो लाइट, ये भी सूर्य के प्रकाश में होती है, इसे हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं, पराबैंगनी किरणें। इनकी तरंगदैर्घ्य और छोटी होती है।
और रेड से आगे की लाइट को हम कहते हैं इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, इंफ्रारेड लाइट, इनकी तरंग दैर्घ्य और लंबी होती जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य तो अपनी जगह है, लेकिन तरंग दैर्घ्य का ऊर्जा के साथ संबंध बिल्कुल उल्टा होता है। ये चीज आपको खैर आगे बताई भी जाती है फिजिक्स वगैरह में भी, कि जहां जितनी छोटी तरंग दैर्घ्य उतनी ज्यादा एनर्जी। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, बाकी डिटेल आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आएगा, लेकिन हम यहाँ बायोलॉजी में भी इतना ध्यान रखें कि जब तरंग दैर्घ्य छोटी होती है तो उस प्रकाश में ऊर्जा ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटी तरंग दैर्घ्य वाले हैं, इसके अंदर मैं अगर एनर्जी की बात करूं तो इसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसमें ऊर्जा अधिक होगी। तो इधर की तरफ ऊर्जा ज्यादा है, और जैसे जैसे हम रेड की तरफ जा रहे हैं तरंग दैर्घ्य बढ़ती जा रही है, एनर्जी कम होती जाएगी, यहाँ कम ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा अधिक और इधर ऊर्जा कम। एनर्जी और तरंग दैर्घ्य रिवर्स चलते हैं, ध्यान रखना, ये भी आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो वॉयलेट से लेकर रेड तक, बैंगनी से लेकर नीले तक का ये प्रकाश क्या कहलाएगा, विजिबल स्पेक्ट्रम। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वॉयलेट की, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य यहाँ पर रेड की है। ऊर्जा किसमें कम है, रेड में सबसे कम और वॉयलेट में सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इस पूरे लाइट की इस स्पेक्ट्रम में से हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से हमारा विजिबल पार्ट काम आता है, और उसमें भी अगर बहुत एग्जैक्टली देखें तो प्रकाश का जो 400 से 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ का प्रकाश है, मतलब ऑलमोस्ट विजिबल स्पेक्ट्रम ही आ गया। 390 से तो शुरू हो रहा है, 400 से लेकर 760 तक है, हम 700 तक मान लें। ठीक है, 700 या 760 तक भी लें तो ये वाला जो लाइट है ये फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से काम आता है, और इसे कहा जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, पार भी बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय रूप से जो लाइट काम आती है वो 400 से 700 नैनोमीटर की विजिबल लाइट होती है। क्लियर सबको? और वेवलेंथ और एनर्जी रिवर्स चलती है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, लाइट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर लाइट के बारे में और मैं आपको बताऊं, ये चीजें आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि लाइट के बारे में एक और चीज देखिए कि लाइट जो है दोनों तरह से समझाई जाती है। इसका वेव नेचर भी कहा जाता है, तरंग प्रकृति, और एक पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ध्यान रखें कि वैसे तो लाइट में दोनों नेचर मिलता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर मतलब तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में हम ज्यादातर उसके पार्टिकल नेचर पर बात करते हैं। अर्थात जो ये लाइट, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इसमें क्या है कि प्रकाश के से पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के रूप में आते हैं, जिनको फोटोन कहा जाता है। ये थोड़ा सा लाइट के बारे में और आप ध्यान रख सकते हैं। प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, प्रकाश की कण प्रकृति के अनुसार प्रकाश में ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, और जो सूर्य का प्रकाश है, यूं समझिए एक प्रकार से फोटोन की बारिश, रेन ऑफ फोटोन्स कहा जाता है। तो जो प्रकाश गिर रहा है तो ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं इसके अंदर जो ये गिरते हैं। ठीक है, ऊर्जा के इन पैकेट्स को हम फोटोन भी कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ज्यादातर हम पार्टिकल नेचर से ही चीजें एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पार्टिकल नेचर के अनुसार प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, वो ऊर्जा के पैकेट से बनी होती है, और ऊर्जा के इन पैकेट्स को क्या कहेंगे, फोटोन कहते हैं। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की बरसात के समान है, और हर फोटोन में एक निर्धारित मात्रा में ऊर्जा होती है। ठीक है, ये ऊर्जा के पैकेट है, और ऊर्जा की वजह से, ऊर्जा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इनको नाम दिया जाता है क्वांटम। ठीक है, प्रत्येक फोटोन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे क्वांटम कहते हैं, और प्लूरल में से क्वांटा कहते हैं। समझ में आई बात? तो फोटोन तो उस पैकेट का नाम है, उसमें उपस्थित ऊर्जा जो है क्वांटा या क्वांटम कहलाती है। तो ये तो खैर उसका पार्टिकल नेचर है लाइट का, जो हमारे यहाँ काम आता है। PAR, पार क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, अर्थात लाइट के स्पेक्ट्रम का, विजिबल लाइट का ये वो हिस्सा 400 से 700 नैनोमीटर वाला जो फोटोसिंथेसिस में सक्रिय रूप से काम आता है। हमारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन्स, ये सब जो है इसी क्षेत्र की लाइट अवशोषित करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लाइट एक ही पिगमेंट अवशोषित कर लेता। हर पिगमेंट की एक निर्धारित वेवलेंथ की लाइट को अवशोषित करने की क्षमता होती है। कुछ तरंग दैर्घ्य को बहुत अच्छा अवशोषित करता है तो कुछ को कम अवशोषित करता है। जब हम एक पिगमेंट द्वारा अलग अलग रंगों की लाइट या अलग अलग तरंग दैर्घ्य की लाइट में कितना कितना अवशोषण किया गया, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और बिल्कुल अवशोषण नापा जा सकता है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो
अवशोषण नापता है कि कितनी लाइट अवशोषित हुई। समझ में आई बात? तो हम यहाँ क्या करते हैं, और आज हमारे पास तरीका है जिससे कि हम श्वेत प्रकाश को इसके विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, प्रिज्म से ही बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप अलग अलग तरंगदैर्घ्य की लाइट जो है उस पिगमेंट से निकालते हैं। पिगमेंट कितना अवशोषित कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, उसका अवशोषण नापा जा सकता है। और उससे जो हम ग्राफ बनाते हैं कि विभिन्न वेवलेंथ पर एक पिगमेंट द्वारा कितना अवशोषण किया गया, ये उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। एक विशिष्ट वर्णक द्वारा प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों पर अवशोषित की गई प्रकाश ऊर्जा की मात्रा का ग्राफ उस वर्णक का क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। दरअसल यहाँ अध्ययन हम ये करना चाह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट सबसे बढ़िया चाहिए। अब हमने फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कौन से वर्णक अवशोषित कर रहे हैं, ये सब पढ़ने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि जरा ये भी तो पता लगाओ कि कौन सी लाइट ये ज्यादा अवशोषित कर रही है। क्योंकि देखो ये सब रिसर्च का काम है। अगर हमें ये पता चल जाए कि निर्धारित ये कलर वाली लाइट या इस वेवलेंथ वाली लाइट ज्यादा अच्छी है, तो हम पौधों को वही लाइट प्रदान करें ताकि हमारा फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छे से हो सके और शर्करा ज्यादा बन सके। ठीक है, इसीलिए प्रकाश को तोड़कर स्प्लिट करके अलग अलग एक वर्णी प्रकाश दिया गया, बारी बारी से एक वर्णक को, और उसका अवशोषण देखा गया। तो इसका ग्राफ देखिए, क्लोरोफिल आपको एनसीईआरटी में क्लोरोफिल ए का, बी का और कैरोटीनॉइड का एक संयुक्त ग्राफ दिया हुआ है। मैं वही ग्राफ आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, जो मैंने आपको इन पिगमेंट को पढ़ाते समय भी कहा था कि ये कौन कौन से प्रकाश का अवशोषण करते हैं, ये इनके अवशोषण स्पेक्ट्रम से पता चला। देखिए ये वही एनसीईआरटी का ग्राफ है। इधर की तरफ क्या है, ये हरित लवक वर्णकों द्वारा प्रकाश का अवशोषण, ये अवशोषण दिखा रहा है कितना कितना हो रहा है। अलग अलग रंगों से 3 आपको ग्राफ की लाइन मिल रही, 400, 500, 600, 700 नैनोमीटर की। मैंने यहाँ पर कलर भी लिख दिए ताकि थोड़ा अपने को इजी रहे। वायलेट से शुरू होता है, बैंगनी, इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड रीजन। ये लास्ट का रीजन रेड रीजन होता है। अब आप ध्यान से देखो जरा, इसमें नीले रंग की जो लाइट दिख रही है, नीले रंग की जो लाइन है, ये नीले रंग की लाइन किसकी है? ये है क्लोरोफिल ए की। वैसे यहाँ लिख भी रखा है क्लोरोफिल ए, ये रहा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए की दिख रही है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए देखिए, ये देखिए यहां इसकी पीक आ रही है। अगर हम यूं बनाए इसको, ये आ रही। ठीक है, फिर ये बिल्कुल कम हो गया, ग्रीन लाइट में आते आते येलो में कम है, फिर ये वापस जो है या रेड रीजन में ये वापस इसकी पीक आ रही है। करीब करीब ये 680 नैनोमीटर के आसपास आ रही है। 700 थोड़ा उधर है, ये 680 के आसपास का। ठीक है, रेड रीजन की लाइन। क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये हरे रंग की जो लाइन है, ये क्लोरोफिल बी की चल रही है। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी जो है थोड़ा सा ये इधर, ये ब्लू लाइट के आसपास। वैसे ये पूरा का पूरा जो है इंडिगो ब्लू, और इंडिगो ब्लू में अंतर करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वॉयलेट ब्लू रीजन, या ये जो रीजन होता है ब्लू वॉयलेट या इंडिगो ब्लू, इसी में अवशोषण हो रहा है दोनों का। ठीक है, और क्लोरोफिल बी इधर भी देखें तो ये रेड लाइट में खास ज्यादा अवशोषण दर्शाता नहीं है। रेड लाइट सबसे ज्यादा कौन अवशोषण कर रहा है? क्लोरोफिल ए। इधर क्लोरोफिल बी ब्लू लाइट का ज्यादा अवशोषण कर रहा है, ये दिख रहा है इनका। और एक पीले रंग का जो ये कर्व दिख रहा है, ये कैरोटीनॉइड्स का है, देखो। और कैरोटीनॉइड्स में भी आपको ये जो पीक दिख रही है, तो ये और एक ये जो दोनों पीक है, ये वही इंडिगो ब्लू रीजन में, और बल्कि यहाँ ग्रीन रीजन तक आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों पिगमेंट का एक आपको कंपैरेटिव ग्राफ एनसीईआरटी ने दिया है। क्लोरोफिल ए की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल ए में एक तो फर्स्ट पीक आई है, ठीक है, और 2 पीक दिखाई दे रही है इसके अंदर, सेकंड पीक। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए में फर्स्ट पीक जो है ये तो किस में आ रही है? ब्लू रीजन में। ठीक है, ये वॉयलेट ब्लू रीजन कह सकते हो आप इसको। और सेकंड पीक जो है ये रेड रीजन में आती है। 2 पीक दिख रही है आपको। ये जो नीले रंग की लाइन है इसको अच्छे से देख लीजिए, आपके पास एनसीईआरटी भी है। अब ये क्लोरोफिल ए की बात हो रही है कि 2 पीक आती है। पहली बड़ी पीक किस में आएगी? फर्स्ट पीक जो कि ब्लू रीजन में आती है, ये हायर होगी, ये ज्यादा उच्च होगी, और रेड वाली निम्न पीक होती है। ठीक है, आप देखो ये ब्लू और ये रेड, थोड़ा सा रेड वाला हिस्सा कम है। तो पहली वाली पीक क्लोरोफिल ए की ज्यादा उच्च है, रेड रीजन वाली निम्न है। लेकिन एक चीज और, ठीक है,
कि रेड लाइट की बात करें, आपसे कोई ये पूछे कि क्लोरोफिल ए में 2 पीक आई कौन कौन से क्षेत्र में, एक तो नीले क्षेत्र में, वो ब्लू रीजन ही माना जाता है, वॉयलेट ब्लू रीजन, और दूसरा रेड रीजन में आती है। ठीक है, क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी में आप देखिए यहाँ ब्लू रीजन में तो खैर आई रही है, ठीक है, लेकिन इधर रेड रीजन में बहुत ही कम ही है, मतलब ए के तुलना में तो नगण्य सी है। तो क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये मैक्सिमम अवशोषण कब दिखाएगा, मैक्सिमम जो है अवशोषण, मैक्सिमम अवशोषण ब्लू लाइट में, तो ये भी ब्लू लाइट में अपना अधिकतम अवशोषण दिखाते हैं। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स अपना अधिकतम अवशोषण कब दिखाएंगे, तो कैरोटीनॉइड्स अपना अधिकतम अवशोषण किस में दिखा रहे हैं, तो ये भी वही आ रहा है, ब्लू से लेकर के ग्रीन तक मान सकते हो, इनका जो है ब्लू से ग्रीन लाइट में अवशोषण, इनका अवशोषण इस पर है। ठीक है, कैरोटीनॉइड, हालांकि कैरोटीनॉइड कम ही होते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि जो लाइट ए और बी अवशोषित नहीं कर रहे, थोड़ा सा ये देखो ए और बी के इधर भी, ये देखो इतना जो ये इधर आया, अगर ए से देखें तो ए से तो काफी इधर आया है, बी से भी देखें तो ये जो अतिरिक्त हिस्सा अवशोषित हुआ ये किसने किया, कैरोटीनॉइड। तो ये सहायक वर्णक है, और सहायक वर्णक इसीलिए रखे गए हैं कि जो प्रकाश क्लोरोफिल, अब देखो अकेला क्लोरोफिल ए होता तो यही अवशोषण करता, इसके बाद की ये पूरी लाइट नहीं आती, यहां तक की क्लोरोफिल बी को डाल दिया साथ में तो क्या हुआ, क्लोरोफिल बी सहायक वर्णक में ही आता है, क्लोरोफिल बी ने क्या करा, इसके बाद थोड़ा यहां तक की लाइट अवशोषित कर ली। ठीक है, फिर कैरोटीनॉइड और डाल दिए तो थोड़ी और आगे तक की हो गई। तो मैंने आपको यही तो कहा था कि ये जो अलग अलग वर्णक रखे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम प्रकाश के इस पूरे स्पेक्ट्रम की अधिकतम तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करके उसको फोटोसिंथेसिस में काम में ले सकें। इसीलिए ये देखिए ए यहां तक है, थोड़ा यहाँ बी आया, फिर ये कैरोटीनॉइड आ गया। ठीक है, बीच के इस क्षेत्र में ज्यादा अवशोषण नहीं होता, ठीक है, और फिर वापस लाल क्षेत्र में जाकर होता है। अब एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि कौन सा पिगमेंट लाल क्षेत्र की लाइट को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, तो आप देख लो कैरोटीनॉइड तो खैर यहाँ तक आते ही नहीं है, ए और बी में भी सबसे ज्यादा कौन, ए, ये एक अलग से ही पूछा जाता है और ये कई बार हमें कंफ्यूज भी कर दिया जाता है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि क्लोरोफिल ए रेड लाइट को, या इसको दूसरे तरीके से लिख लें कि यहां पर लाल प्रकाश रेड लाइट सर्वाधिक क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित होती है। रेड लाइट सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित की जाती है, रेड का अलग से पूछा जाए। ठीक है, ये देखो यहाँ अच्छी खासी पीक दिख रही, और ब्लू तो खैर ए भी यूज कर रहा है, बी भी यूज कर रहा है, और उसमें भी अगर कंपैरिजन करें तो क्लोरोफिल बी की पीक तो और ऊपर तक जा रही है। ठीक है, तो ये इनका एक अवशोषण स्पेक्ट्रम है अलग अलग तरंगदैर्घ्य में। और आप देखिए प्रकाश के इस स्पेक्ट्रम का शुरुआती हिस्सा, काफी सारा बड़ा हिस्सा यहाँ तक, बल्कि ग्रीन तक का हिस्सा आ गया, और अंत में ये लाल क्षेत्र का हिस्सा, ये 600 के बाद ये 650 से आगे की ये जो लाल क्षेत्र कहा जाता है पूरा का पूरा, और ये 680 नैनोमीटर में इसकी पीक आ रही है करीब करीब, और उससे थोड़ी सी कम इधर आ रही है क्लोरोफिल बी की। तो ये तो खैर इनका अवशोषण स्पेक्ट्रम हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे बात यहाँ तक, पहले तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, और ये पहचानने को दिया जा सकता है। तो ये जो छोटी पीक आती है ना क्लोरोफिल ए की होती है, थोड़ी इससे बड़ी पीक क्लोरोफिल बी की है, और ये जो 2 पीक एक साथ दिखती है ये कैरोटीनॉइड की। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ये ग्राफ देख करके पूछ सकते हैं कि ये किस कौन से पिगमेंट का, ये कौन से पिगमेंट का, ये कौन से पिगमेंट का, कौन सा पिगमेंट ब्लू में अवशोषण अच्छा खासा कर रहा है, रेड लाइट को कौन सबसे ज्यादा अवशोषित कर रहा है, और कैरोटीनॉइड। और इन सहायक वर्णकों का क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड के होने का क्या फायदा हुआ कि जहां क्लोरोफिल ए बस यहीं तक की लाइट अवशोषित कर रहा था, इस स्पेक्ट्रम को इतना और आगे बढ़ा लिया इन्होंने, ये भी अवशोषण होने लग गया, इधर भी ये सारा अवशोषण हो रहा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का अवशोषण कर पाए, इसीलिए ये अलग अलग तरह के पिगमेंट रखे गए हैं। तो ये तो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए इसी के संदर्भ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है एक्शन स्पेक्ट्रम, कार्य स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब तो ये हुआ कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक पिगमेंट द्वारा कितना कितना प्रकाश अवशोषित किया गया, वो मात्रा और वो ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम, कार्य स्पेक्ट्रम। कार्य मतलब काम क्या हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है फोटोसिंथेसिस। अगर हम अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर
या एक वर्णी प्रकाश में ये पता लगाएं कि प्रकाश संश्लेषण कितना हो रहा है या प्रकाश संश्लेषण की दर क्या है, तो ये उसके कार्य की बात हो रही। पिगमेंट अवशोषण क्या कर रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन कार्य कितना हो रहा है, कार्य कौन, फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है, ये जानना एक अलग चीज है। तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य या एक वर्णी प्रकाश में जब प्रकाश संश्लेषण की दर नापी जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर का प्रकाश की विभिन्न वेवलेंथ के मध्य जो ग्राफ बनाया जाता है वो एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। कि क्या एक्शन हुआ, क्या काम हुआ, कौन सी तरंगदैर्घ्य में ज्यादा काम हुआ, किसमें कम हुआ, फोटोसिंथेसिस किसमें ज्यादा किसमें कम, ये एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों में प्रकाश संश्लेषण की दर का ग्राफ कार्य स्पेक्ट्रम कहलाता है कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर कितना कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और तरंगदैर्घ्य का ग्राफ एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत मैंने शुरू में हिस्ट्री वाले पार्ट में बताई थी। और फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसके द्वारा बनाया गया था, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम एंजलमैन द्वारा क्लेडोफोरा में बनाया था। आपको बताया था कि उन्होंने क्लेडोफोरा का तंतु क्लास की स्लाइड पर रखा और एरोबिक बैक्टीरिया भी साथ में रखे और उनको निकोल प्रिज्म से उन्होंने सफेद प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ दिया और अलग अलग रंग की लाइट जब अलग तंतु के अलग अलग हिस्से पर गिरी तो जहां पर वॉयलेट ब्लू लाइट और जहां रेड लाइट गिर रही है वहां हम देखते हैं कि वायवीय बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठे हुए थे। इसका मतलब वहां ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है और ज्यादा ऑक्सीजन निकल रही है मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस का पहला एक्शन स्पेक्ट्रम तो किसने बनाया था, एंजलमैन ने बनाया था। फिर उसको बाद में तो खैर हम और अच्छे से और बड़े विस्तृत रूप से बना पाए हैं और काफी समानता देखी गई है। क्लोरोफिल वर्णकों का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है और प्रकाश संश्लेषण की जो दर का स्पेक्ट्रम है दोनों में बड़ी समानता है। और वैसे भी देखिए जो लाइट ज्यादा अवशोषित होगी वही ना फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, तो इसलिए बड़ी समानता नजर आती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की दर की जहां तक बात है तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं कि या तो एक इकाई समय में कितनी ऑक्सीजन मुक्त हुई या कितनी CO2 काम में ली गई, इसके आधार पर प्रकाश संश्लेषण की दर निकालते हैं। इकाई समय में उत्पन्न की गई ऑक्सीजन अथवा उपयोग की गई CO2 की मात्रा से हम प्रकाश संश्लेषण की दर गिनेंगे और अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर गिनेंगे। हमें इसका भी एक ग्राफ एनसीईआरटी में दिया है जो कि इनके अवशोषण स्पेक्ट्रम से काफी मिलता जुलता है। जरा इसका ग्राफ देखिए, इसका जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये बना रखा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर है ऑक्सीजन मुक्त होने के मापन से दी जाती है कि एक इकाई समय में कितनी ऑक्सीजन निकल रही, और ये दर का ये पूरी जो लाइन आ रही है ये है इसका एक्शन स्पेक्ट्रम। और देखिए 400 से लेकर 700 नैनोमीटर वही वॉयलेट से लेकर रेड तक का रीजन। और इसमें अब आप देखिए कि अच्छा खासा अवशोषण कहाँ दिख रहा है, तो अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है एक तो वही वॉयलेट ब्लू रीजन यहाँ, और उसके बाद फिर ये वापस रेड रीजन। तो ये वॉयलेट ब्लू या बल्कि कई बार इसे केवल ब्लू क्षेत्र नीला क्षेत्र और ये रेड रीजन लाल क्षेत्र कहा जाता है। इस जगह आपको दिख रहा है अवशोषण, और यहाँ बीच में आता एकदम कम हो गया। तो ये जो है पूरा अवशोषण स्पेक्ट्रम से काफी रिजेंबल करता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पूरी तरह से तो सेम नहीं है, एक किसी भी वर्णक से पूरी तरह से सेम नहीं है, लेकिन हाँ पैटर्न करीब वही मिल रहा है। जिस क्षेत्र में ज्यादा लाइट अवशोषित हुई उसी क्षेत्र में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, नीला क्षेत्र लाल क्षेत्र। बल्कि अगर यूं तुलना करें तो लाल से भी थोड़ा सा ज्यादा किसमें दिख रहा है, नीले में, ठीक है। नीले क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस दिख रहा है, उसके बाद लाल में, लेकिन जहां लाइट अवशोषित हुई वही हुआ है। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो एक तो ये लाइन ध्यान रखनी है, ठीक है। बनाने को तो खैर ऑब्जेक्टिव में तो आता नहीं है, लेकिन ठीक है आपको ये पूरा कर्व अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, इनका कंपैरिजन आता। अब एक तीसरा ग्राफ हमें दिया है जहां एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तुलना की गई। हमारा मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए है, उसी के साथ ही तुलना कर ली गई। तो यहाँ एक और चीज ध्यान रखनी है, अब कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए और बी भी ले लो चलो साथ में, तो ए और बी वर्णकों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लगभग समान होता है, करीब करीब उसी पैटर्न और वैसा का वैसा ही नजर आता है, ठीक है। एग्जैक्टली समान, पूरी तरह से अतिव्यापित नहीं, लेकिन लगभग उसके जैसा ही तरीका मिलता है। और यह दर्शाता है कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ही अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है और इन्हीं क्षेत्रों में क्लोरोफिल भी अधिकतम अवशोषण करता है, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां हुआ,
तो नीले में लाइट, ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस दिख रहा है। अभी आपके ग्राफ में देखो यहाँ दिख रहा है, थोड़ा ये रेड से ज्यादा ही दिख रहा है। तो यूं तो देखा जाए तो ब्लू लाइट में दर ज्यादा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण ज्यादा हुआ। लेकिन एफिशिएंसी की बात करें तो ध्यान रखना कि रेड लाइट फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है। कि जितनी लाइट आई और जितना प्रकाश संश्लेषण हुआ उस हिसाब से अगर देखें तो ब्लू लाइट से भी ज्यादा इफेक्टिव क्या है, रेड लाइट। अभी बताता हूं कैसे। तो ये तो ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा तो ब्लू लाइट में दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा एफिशिएंट, सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा दक्ष लाइट कौन सी हुई, तो रेड लाइट हुई। ठीक है, अब इसका जरा तुलनात्मक ग्राफ में देखो तो यहां समझ में आएगा। अब देखिए ये कंपैरेटिव तीसरा ग्राफ है, इसमें देखो ये क्लोरोफिल का अवशोषण है और वो भी किसका है, क्लोरोफिल ए का। अवशोषण स्पेक्ट्रम यही था सेम। ठीक है, अब देखो ये साथ में है ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस की दर का एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो ये वाला जो भाग है ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। और ये जो है ये अवशोषण हो गया, अवशोषित प्रकाश। अब देखो क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं, देखो यहां इसकी पीक और यहीं पर ज्यादा भी दिख रहा है, बिल्कुल है ना उसी पैटर्न। फिर ये कम हुआ और इधर देखो रेड लाइट में वापस ज्यादा मिल रहा है। आगे बात समझ में, लेकिन देखो पूरी तरह से समान नहीं है। क्लोरोफिल ए की पीक के बाद भी आप देखो ये यहां तक फोटोसिंथेसिस तो अभी भी हो रहा ना, अच्छी खासी दर है। फिर जाके कम हुई, यहां तो अवशोषण सीधा ही कम हो गया, इधर तो अवशोषण एकदम से गिरा है, लेकिन यहां फोटोसिंथेसिस की दर एकदम नहीं गिरी, थोड़ा और हुआ है। ये जो क्षेत्र है यहां पर अब क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स की वजह से ये हिस्सा और बढ़ जाता है इतना। नहीं तो ये यूं ही कहीं गिरना चाहिए फोटोसिंथेसिस, लेकिन नहीं। क्लोरोफिल ए का अवशोषण कम हुआ है, यहाँ एकदम से गिरा है, लेकिन तब भी इतना फोटोसिंथेसिस किस वजह से चला, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड जैसे सहायक वर्णकों की वजह से ये यूं जा रहा है। देखो ठीक है, अब यहां भी आकर देखो तो ये भी वही चीज है, यहां पर भी ये जो इतना आ रहा है ये क्लोरोफिल बी का भी तो करवाई थी ना यहाँ पर, और ये क्लोरोफिल ए का है, ये तो हमें पता ही है कि ये क्लोरोफिल ए का है। अब आप देखो ठीक है, ब्लू लाइट अवशोषित इतनी हुई और फोटोसिंथेसिस यहां है, तो इनके बीच में यही तो गैप है इतना सा, कि अवशोषण इतना और उससे फोटोसिंथेसिस यहां तक। इधर देखो अवशोषण इतना और फोटोसिंथेसिस यहां तक, तो ये जो गैप है ये काफी ज्यादा है। इसको कहते हैं एफिशिएंसी। हमने यहां पर लाइट कम अवशोषित करी, लेकिन फोटोसिंथेसिस उसकी तुलना में अच्छा खासा हो। देखो गैप कितना है, मतलब जितना अवशोषण किया है ज्यादातर उस ऊर्जा को हमने फोटोसिंथेसिस में लगाया, अच्छा खासा कन्वर्जन हुआ है। यहां पर लाइट का अवशोषण और फोटोसिंथेसिस की दर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। आप ज्यादा लाइट ले रहे हो और उतना ही कर भी रहे, यहां लाइट कम ले रहे हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस ज्यादा। इसीलिए एफिशिएंट कौन हुई, तो रेड लाइट। अच्छे से याद रखना, ज्यादा अच्छी एफिशिएंट लाइट कौन सी है, तो रेड लाइट है। ठीक है, देखो ये एफिशिएंसी दिख रही, कम अवशोषण करके भी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, आपको मैंने क्या बताया था कि जिसका तरंग देरी ज्यादा उसमें ऊर्जा कम, और जिसका तरंग देरी छोटा उसमें ऊर्जा ज्यादा। अब आप देखिए, जहां ऊर्जा कम होगी तो ऊर्जा की हानि भी कम होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी, एक साथ बहुत सारी ऊर्जा मिल जाएगी, तो हम उसका एकदम से इतना फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वहां लॉस भी ज्यादा होगा। तो रेड लाइट जो है उसमें तरंग देरी ज्यादा है। ठीक है, तरंग देरी ज्यादा है और इस वजह से इसकी ऊर्जा कम है। ऊर्जा कम होने की वजह से ऊर्जा ह्रास भी कम होगा और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा फोटोसिंथेसिस में काम आ जाएगी। इसीलिए यहां हमें फोटोसिंथेसिस का कन्वर्जन बड़ा अच्छा मिलता है, बहुत एफिशिएंट होती है। ठीक है, और नीली लाइट जो होती है निम्न तरंग देने वाली, अब इसमें तरंग देरी निम्न है, इसमें ऊर्जा ज्यादा है। अब एक साथ ऊर्जा बहुत आ जाती तो उतनी ऊर्जा एकदम से कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो यहाँ ऊर्जा ह्रास भी ज्यादा होता है, हीट लॉस जिसको हम कहते हैं। ज्यादा लाइट आएगी तो हीट जनरेट हो, एक साथ एनर्जी बहुत सारी आ जाएगी तो उतनी अच्छे से वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इस वजह से यहाँ इसकी क्षमता थोड़ी कम रहती है कि जिस एवज में इसने ऊर्जा अवशोषित की उतनी उस एवज में वो फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट नहीं हो पाई और यहाँ नुकसान ज्यादा हुआ ऊर्जा का। लाल लाइट जो है इसमें एनर्जी कम थी तो हम ज्यादा अच्छे और प्रभावी तरीके से उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए हमने कहा था
कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा एफिशिएंट लाइट कौन सी मानी जाती है फोटोसिंथेसिस में? रेड लाइट। ठीक है, हालांकि ओवरऑल फोटोसिंथेसिस ब्लू में ज्यादा दिख रहा है, कारण कि ब्लू में अवशोषण भी ज्यादा हुआ, लेकिन वहां जिस मात्रा में अवशोषण हुआ उतनी मात्रा में तो खैर नहीं, लेकिन ठीक है टोटल में तो ज्यादा ही रहा है, बाकी वहां पर लॉस भी काफी सारा है। ठीक है, तो कम ऊर्जा होती तो उसका जो फोटोसिंथेसिस में उपयोग ज्यादा अच्छे से किया जा सकेगा। बहुत सारी ऊर्जा एक साथ आ जाएगी तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा का लॉस भी हो जाएगा। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम है और एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का एक कंपैरिजन। ठीक है, पूछा जाए कि क्या एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम बिल्कुल सेम है? तो नहीं, लेकिन सेम पैटर्न का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लोरोफिल ए से कंपेयर किया, मुख्य वर्णक है ये, और क्लोरोफिल ए के साथ साथ में भी जी जो ज्यादा अवशोषण जो आ रहा है ये क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड का होने का नतीजा है कि जहां क्लोरोफिल ए अवशोषण नहीं कर पा रहा है उस हिस्से में भी थोड़ा फोटोसिंथेसिस हुआ। तो वो किसकी वजह से हुआ? क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड जैसे सहायक वर्णकों की वजह से। समझ में आ गई बात? तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अलग अलग प्रकार के जो आपको बताए, और उन तीनों ये जो पिगमेंट हैं, इन पिगमेंट के बेस पर इनका अवशोषण कैसे कहाँ होता है, जो हमने बताया कौन कौन सी लाइट में ये ज्यादा इफेक्टिव है, और फोटोसिंथेसिस की दर के आधार पर तुलना करते हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का कंपैरिजन, ये आप और अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो पिगमेंट के साथ साथ ही उनका अवशोषण और उनका कार्य स्पेक्ट्रम भी अच्छी तरह से ध्यान रखें। एनसीईआरटी के ही फिगर है, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, आप वहां भी पढ़ लें और एक बार अच्छी तरह समझ लें कौन सी लाइट का अवशोषण ज्यादा है, कहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, कौन सी लाइट ज्यादा इफेक्टिव है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखें इसमें। ठीक है, नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एवं एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें और आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो वर्णक हैं वो हमने बताया कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग मात्रा में अवशोषित करते हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। उसी आधार पर अवशोषण स्पेक्ट्रम बना, और जब अवशोषण अलग अलग मात्रा में हो रहा है अलग अलग वेवलेंथ पर, तो फोटोसिंथेसिस की दर भी अलग अलग प्राप्त हुई। हमने वो एक्शन स्पेक्ट्रम में देखा, और एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में काफी समानता भी नजर आई। ठीक है, अच्छा, जब हम ये अध्ययन कर रहे होते हैं, वर्णकों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण का अध्ययन अपने आप में बड़ा विस्तृत कार्य था, और ये कई समय में, कई सालों में जाकर हुआ। उसके बाद जाकर के फोटोसिंथेसिस की सारी क्रियाविधि सही रूप से आई है। तो जब हम वर्णकों पर और अध्ययन करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था एक तो कि प्रकाश संश्लेषण की दर, वर्णक जो प्रकाश अवशोषण कर रहे हैं उसकी मात्रा, ये कई चीजें हैं। यहाँ दो शब्द और आते हैं, मैं ये बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे का एक एक्सपेरिमेंट बताना, वहां ये काम आएंगे। हमने कहा था कि हम लाइट एनर्जी को ऊर्जा के पैकेट्स में प्राप्त करते हैं, और इनको फोटोन या क्वांटा कहा गया था। और प्रकाश ऊर्जा या यूं कहें सूर्य का प्रकाश एक तरह से क्वांटा या फोटोन की बरसात जैसा है। प्रत्येक क्वांटा में एक निर्धारित मात्रा में ऊर्जा होती है, ऊर्जा के पैकेट होते हैं। तो यहाँ पर कई बार हम थोड़ी सी एफिशिएंसी की भी बात करते हैं, और दो शब्द आते हैं यहाँ पर, क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड। वैज्ञानिकों ने यह जानने की भी कोशिश करी कि हम प्रकाश के कितने क्वांटा एब्जॉर्ब करें कि हमें प्रकाश संश्लेषण में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिल जाए। ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा मैंने कि प्रकाश के कितने फोटोन या क्वांटा एब्जॉर्ब करें, अवशोषित करें कि हमें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल जाए। ये कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित ही बात हो रही है, और इस पर मैं अभी आगे भी बात करूंगा, जब वो मैकेनिज्म में आएंगे वहां भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक शब्द दिया यहाँ पर क्वांटम रिक्वायरमेंट। ये जो चीजें होती हैं ये वर्णकों की क्षमता निकालने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की एफिशिएंसी निकालने के लिए, इन सब में काम आती है। क्वांटम रिक्वायरमेंट मतलब हमारी जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है उसके जो फोटोन, जो क्वांटा है, वो कितने दक्ष हैं और कितनी मात्रा में लेने पर हमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलेगा। देखिए, फोटोसिंथेसिस को नापने का तरीका क्या है। हमने कहा था कि हमने क्रिया स्पेक्ट्रम में प्रकाश संश्लेषण की दर के सामने एक ग्राफ बनाया। तो दर कहां से आई, मतलब एक इकाई समय में फोटोसिंथेसिस में कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मुक्त हुए, या तो ये गिने, या कितनी CO2 अवशोषित की गई, या तो ये गिने। इसी से तो पता चलेगा ना कि कितनी दर निकल रही है। ठीक है,
तो यहाँ क्वांटम रिक्वायरमेंट निकाली जाती है, उसी संदर्भ में ये चीजें आती, क्योंकि कई बार ये चीजें बार बार अभी यूज होंगी आगे। ठीक है, क्वांटम रिक्वायरमेंट किसको कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को मुक्त करने के लिए आवश्यक फोटोन या क्वांटा की संख्या क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम आवश्यकता कहलाती है। और ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने जानने की, ज्ञात करने की कोशिश भी करी। एक क्वांटा की एनर्जी निकालना भी थोड़ा मुश्किल था, और कितने क्वांटा लेने पर कितनी एनर्जी, इस तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश करी। शुरुआती आकलन में कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 4 क्वांटा अगर हम अवशोषित करें या वर्णक अवशोषित करें तो संभवतः एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन जाना चाहिए। लेकिन ये बाद में पूरी तरह से सत्य साबित भी नहीं हुआ और वो प्रूव भी नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद आए जो वैज्ञानिक एमर्सन है, एमर्सन का नाम भी आगे भी आएगा। एमर्सन ने अपने विभिन्न अध्ययनों के आधार पर, विभिन्न गणनाओं के आधार पर और अलग अलग एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह लगाया अनुमान कि लगभग 8 क्वांटा चाहिएंगे जब जाकर के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकलेगा। अब ये 8 उन्होंने कैसे निकाले, ये अपने आप में लंबा चौड़ा कार्य है, हम उतने डिटेल में न जाएं। थोड़ा बहुत इससे संबंधित कुछ बातें मैं जब लाइट रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब फिर बताऊंगा, याद रखिएगा। फिलहाल हम ये ध्यान रखें कि एमर्सन वैज्ञानिक के अनुसार न्यूनतम क्वांटम रिक्वायरमेंट 8 से 10 तक हो सकती है। हम तो 8 मान लें, मतलब औसतन 8 क्वांटा जब अवशोषित करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मुक्त होगा। 8 क्वांटा में जितनी एनर्जी है उतनी ऊर्जा जब अवशोषित होगी और फिर वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेगी तो वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मुक्त करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, इससे संबंधित कुछ बातें हम लाइट रिएक्शन में समझ पाएंगे जब वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करें तो हमारी क्वांटम रिक्वायरमेंट कितनी हुई फोटोसिंथेसिस की? 8। किस संदर्भ में दिया है ये? ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल के निकलने के हिसाब से, कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मुक्त करवाने के लिए फोटोसिंथेसिस में 8 क्वांटा जब अवशोषित होते हैं तब ये काम होता है। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 8। अब इसी चीज को यील्ड के रूप में लिया गया, तो एक नाम और दिया गया क्वांटम यील्ड। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो हिंदी में इसको कहते हैं, क्वांटम तो क्वांटम ही रहेगा, क्वांटम लब्धि। सुना होगा कभी भी आपने, किसी भी सिस्टम की यील्ड निकाली जाती है, कितनी उसकी क्षमता रही, कितनी लब्धि रही। तो क्वांटम लब्धि या क्वांटम यील्ड क्या हुआ? अब क्वांटम यील्ड का मतलब क्या हुआ कि एक क्वांटा ने कितना उत्पादन किया, कितनी यील्ड दी, कितना वो सक्षम है। तो अगर हम उसको रिवर्स में मिलें कि फोटोसिंथेसिस में एक क्वांटा अवशोषित करने पर, एक क्वांटा के बराबर की जो एनर्जी अवशोषित करने पर निकले गए या मुक्त किए गए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की संख्या क्या कहलाएगी? क्वांटम यील्ड। अब हम इसको एक क्वांटा की क्षमता के आधार पर देख रहे हैं। पहले तो हमने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस में एक ऑक्सीजन को मुक्त कराने में जितने क्वांटा चाहिए वो क्वांटम आवश्यकता, क्वांटम रिक्वायरमेंट, तो वो कितनी है? 8। अब मैं ये कहूं कि ठीक है साहब, 8 क्वांटा मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, तो अब मैं ये सोचूं कि भाई एक क्वांटा की क्षमता क्या हुई? एक क्वांटा को अवशोषित करने पर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकले? क्या कितने निकलेंगे? एक भी निकलेगा? 8 मिलकर एक निकाल पा रहे, तो एक का हिस्सा कितना हुआ? 1/8 हो गया। तो यील्ड कैसे आएगी? फोटोसिंथेसिस में एक क्वांटा या एक फोटोन के अवशोषण से मुक्त हुए ऑक्सीजन अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी? क्वांटम यील्ड। और वो कितनी हो जाएगी? 1/8। 1/8 आप चाहें तो इसको परसेंटेज में लिख लें। ठीक है, परसेंटेज में लिखेंगे कितना हो जाएगा? 12.5%, 12.5%। ठीक है, तो क्वांटम रिक्वायरमेंट 8, क्वांटम यील्ड 1/8। ठीक है, यानी कि 12.5%। समझ में आ गई बात? क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड, जब हम फोटोसिंथेसिस पर वर्णकों और ऊर्जा से संबंधित अध्ययन करते हैं तो ये दो शब्द कई बार यूज किए जाते हैं, क्योंकि हम अभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ रहे हैं, उनके अवशोषण की बात करी, अवशोषण के साथ फोटोसिंथेसिस की दर की बात करी, क्वांटा और फोटोन की बात करी, तो साथ साथ में हम ये भी ध्यान रखें कि क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है। अगर कहीं आपको क्वांटम रिक्वायरमेंट लिखा मिले, क्वांटम यील्ड लिखी मिले, तो ये समझ में आना चाहिए। अब ये 8 कहां से आए, 8 कैसे कैलकुलेट किए गए, इसके बारे में खैर प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा है इसके एक्सपेरिमेंट का, वो हमारे डिटेल में है भी नहीं। लेकिन लाइट रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश कर सकता हूं। वहां हम देखेंगे कि क्यों हमने 8 क्वांटा की बात करी। समझ गए? अब देखिए,
अभी तक हमने क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करी, और हम बार बार कह रहे हैं कि साहब एक वर्णी प्रकाश यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को जब हम बारी बारी से देते हैं तो हम ये चीज पता करते हैं कि अवशोषण कितना किया वर्णक ने, हम ये पता करते हैं कि उस पर कितना प्रकाश संश्लेषण हुआ, उसकी दर, जिसको हमने एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम कहा। ये तमाम अध्ययन हुए। इसी दौरान देखिए एक चीज और आती है, इसी प्रकार के कुछ अध्ययन दो वैज्ञानिक हैं, एमर्सन एंड अर्नोल्ड, इन्होंने भी की। एमर्सन और अर्नोल्ड ने एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक लाइट, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस की यील्ड या यूं कहें क्वांटम यील्ड ज्ञात करी। वही जो मैं आपको कह रहा हूं कि अलग अलग वेवलेंथ पर कितना कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो उन्होंने भी कैलकुलेट किया। पहले उन्होंने जैसे 390 से लेकर 760 तक का विजिबल स्पेक्ट्रम है, हम कह देते साहब 400 से 700 तो मान ही लो, यही वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस, यही लाइट फोटोसिंथेसिस में काम आती है। अब उन्होंने कैसे किया, 300 नैनोमीटर की लाइट दी और देखा साहब कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, 310 नैनोमीटर की दी, फिर देखा कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, 320 वाली दी। ऐसे उन्होंने अलग अलग वेवलेंथ की लाइट दी थोड़े थोड़े अंतराल में, और प्रत्येक वेवलेंथ पर यह ज्ञात किया कि कितना फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस जो उन्होंने निकाला वो क्वांटम यील्ड के संदर्भ में निकाला कि कितनी क्वांटम यील्ड आई, कितनी लब्धि आई। तब उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छे से नोट करी, उन्होंने देखा कि जब हम अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग रंगों की लाइट से क्वांटम यील्ड निकालते हैं तो 390 या 400 से शुरू करते हुए जब तक हम 680 तक जाते हैं तब तक तो कोई समस्या नहीं है, क्वांटम यील्ड अच्छी चलती है, बल्कि बढ़ती है और बढ़िया चलता फोटोसिंथेसिस। लेकिन बड़े मजे की बात यह कि 680 नैनोमीटर के बाद अचानक से फोटोसिंथेसिस में खूब गिरावट आ जाती है। फोटोसिंथेसिस की दर, उसकी यील्ड, क्वांटम यील्ड सब एकदम से गिर जाती है। 680 नैनोमीटर की लाइट लाल क्षेत्र की लाइट कही जाती है क्योंकि वो पूरे स्पेक्ट्रम का अंतिम भाग है। 680 और उससे आगे की जो लाइट है ये रेड रीजन कहा जाता है, लाल प्रकाश का क्षेत्र है। उन्होंने देखा कि जब अलग अलग रंगों की लाइट दे करके क्वांटम यील्ड निकाली गई तो 680 नैनोमीटर तक तो बढ़िया क्वांटम यील्ड आ रही है क्योंकि सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। अब एक बात ध्यान रखना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, इन सब को मिलाकर के जब फोटोसिंथेसिस होता है तो मैंने कहा था कि ये स्पेक्ट्रम की ज्यादातर वेवलेंथ काम में ले लेते हैं। मैंने कहा था क्लोरोफिल ए जो अवशोषित करता है, क्लोरोफिल बी उससे आगे की अवशोषित करता है, कैरोटीनॉइड और आगे की, तो इस तरह से ज्यादातर वेवलेंथ काम आ जाती, थोड़ी बहुत नहीं भी आती। लेकिन लाल क्षेत्र में भी आते हैं तो लाल क्षेत्र में भी क्लोरोफिल ए तो सबसे बढ़िया अवशोषण करता है और क्लोरोफिल बी भी थोड़ी बहुत करता है। ठीक है, लेकिन उन्हें यहां देखा कि 680 नैनोमीटर के बाद अचानक से फोटोसिंथेसिस की दर, क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई और क्योंकि ये लाल क्षेत्र में अचानक से गिरावट हुई तो उन्होंने इस प्रक्रिया का नाम दिया रेड ड्रॉप, लाल पतन। रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस की कमी, गिरावट, रेड ड्रॉप, लाल पतन कहा गया। जब हम अवशोषण और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो साथ साथ में एमर्सन अर्नोल्ड द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट भी जरूर डिस्कस करना चाहिए हमें। हालांकि इसके बारे में सीधे तौर पर एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ है हमारा एक और आगे का बड़ा हिस्सा, जिसके बाद हम मैकेनिज्म पर आ पाएंगे। समझ रहे हैं? तो रेड ड्रॉप और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या है, मतलब लाल पतन व एमर्सन समृद्धि प्रभाव। अभी मैंने आपको बताया था लाल पतन, ठीक है। मैंने जो आपको कहा, क्या कहा, रॉबर्ट एमर्सन ने अलग अलग वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्लोरोफिल शैवाल का उपयोग करते हुए फोटोसिंथेसिस की क्वांटम यील्ड का अध्ययन किया और उस दौरान उन्होंने ये देखा कि क्वांटम यील्ड 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से आगे की वेवलेंथ पर अचानक से कम हो जाती है। ठीक है, एमर्सन और इनके साथ ही अर्नोल्ड भी थे। एमर्सन ने अलग अलग वेवलेंथ की एक वर्णी प्रकाश का जब अध्ययन किया, उसमें प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया और कौन सी शैवाल ली गई, क्लोरेला शैवाल के साथ, तो उन्होंने देखा कि 680 नैनोमीटर तक तो ठीक है, लेकिन 680 नैनोमीटर से आगे की वेवलेंथ, 680 के बाद 690, 700 जो भी है, आगे की वेवलेंथ में क्वांटम यील्ड अचानक से कम, फोटोसिंथेसिस अचानक से कम हो जाता है। ठीक है, चूंकि क्वांटम यील्ड की यह गिरावट
स्पेक्ट्रम के रेड रीजन 680 नैनोमीटर से अधिक वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? लाल क्षेत्र। लाल क्षेत्र में देखी गई, अतः इस क्रिया को लाल पतंग रेड ड्रॉप कहा गया। पहले तो उन्होंने इसका नाम दे दिया रेड ड्रॉप। अब विचार वाली बात, सोचने वाली बात ये थी कि ये हुआ क्यों। बार बार एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट भी कर लिया, हर बार यही होता था। 680 नैनोमीटर के बाद में फोटोसिंथेसिस बहुत कम हो जाता था। तो उन्हें समझ में नहीं आई कि आखिर हो क्या रहा है। अलग अलग प्रकार के वर्णक हैं, फिर भी 680 के बाद बिल्कुल कम, ऐसा क्या है? कुछ तो है। और 680 नैनोमीटर एक बाउंड्री लग रही है कि उससे पहले कुछ अलग बात होती है और 680 के बाद कुछ और बात है। उन्होंने देखा कि हम पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम को अब ये अलग अलग वेवलेंथ या एक एक अलग अलग एक वर्णी प्रकाश में बांटने की बजाय दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो तरंग दैर्घ्य जो 680 से छोटा है, एक वो तरंग दैर्घ्य जो 680 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ 680 के बाद अचानक चेंज आ रहा है। तो उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम के दो हिस्से बना लिए। प्रकाश की वो तरंग दैर्घ्य जो 680 से छोटी तरंग दैर्घ्य है, उनको उन्होंने एक साथ मिलाकर कह दिया शॉर्टर वेवलेंथ, छोटी तरंग दैर्घ्य। और 680 से बड़ी की जो भी है उनको लॉन्गर वेवलेंथ, लंबी तरंग दैर्घ्य कह दिया गया। तो पहले तो उन्होंने एक वर्णी प्रकाश अलग अलग वेवलेंथ पर अध्ययन किया, फिर वहां देखा कि 680 के बाद परिणाम कुछ और ही आते हैं। तो इन्होंने अपने आप इसके दो समूह बना लिए कि 680 से पहले वाले तो बढ़िया है, वो अलग चीज है, 680 के बाद अलग है। मतलब छोटी तरंग दैर्घ्य 680 से छोटी तरंग दैर्घ्य देने पर प्रकाश संश्लेषण काफी अच्छा हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की दर, क्वांटम यील्ड बहुत अच्छी देखी गई। 680 से ज्यादा के नैनोमीटर की लाइट लंबी तरंग दैर्घ्य देने पर अचानक से फोटोसिंथेसिस में कमी, क्वांटम यील्ड में कमी आ जाती है। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई। हालांकि वो भी इसका कारण नहीं बता पा रहे, लेकिन उन्होंने ये चीज नजर आई कि ये दो समूह हो गए, मतलब एक तरह से। अब इन्होंने एक और चीज देखी कि जब ये तो वो अलग अलग काम कर रहे हैं, लंबी तरंग दैर्घ्य, छोटी तरंग दैर्घ्य। अब उन्होंने एक और प्रयोग किया जिसमें उन्होंने क्लोरेला शेवाल को 680 से छोटी तरंग दैर्घ्य और लंबी तरंग दैर्घ्य दोनों एक साथ दी। अभी तक अलग अलग दे रहे थे। पहले तो वो क्या कर रहे थे, अलग अलग रंगों की लाइट दे रहे थे, वही 310, 390, 410, 10 के नैनोमीटर के डिफरेंस पे। फिर उन्होंने दो समूह बना लिए, छोटी तरंग दैर्घ्य 680 से छोटी, 680 से बड़ी। और 680 से छोटी दी, क्वांटम यील्ड बहुत अच्छा आया। 680 से ज्यादा वाली दी, क्वांटम यील्ड बहुत कम आया, रेड ड्रॉप। ठीक है, अब उन्होंने एक प्रयोग और किया जिसमें उन्होंने 680 से छोटी और 680 से लंबी दोनों तरंग दैर्घ्य के समूह को एक साथ दिया गया। अब आप देखिए, दोनों को जब आप एक साथ दोगे तो बड़े आश्चर्य की बात हुई। क्वांटम यील्ड जो आया, क्वांटम यील्ड बहुत अच्छा आया। जितना 680 से छोटे के देने पर जो आता था क्वांटम यील्ड या जो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा प्राप्त होती थी, और 680 से ज्यादा वाले में जो प्राप्त होती थी, कम हो जाती थी लेकिन थोड़ी बहुत तो मिलती थी। जब दोनों को साथ दिया गया तो जो अब क्वांटम यील्ड आई, अब जो फोटोसिंथेसिस प्राप्त हुआ, वो दोनों के क्वांटम यील्ड के योग से भी ज्यादा था। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात थी कि दोनों की छोटी और लंबी तरंग दैर्घ्य को एक साथ दे दे, 680 से छोटी, 680 से लंबी दोनों को एक साथ देने पर क्वांटम यील्ड बहुत अच्छा प्राप्त होता है। बल्कि दोनों को अलग अलग देने पर जो क्वांटम यील्ड मिला उसके भी योग से ज्यादा मिलता है। इसको एमर्सन ने कहा एमर्सन समृद्धि प्रभाव। वृद्धि हो गई, ज्यादा हो गया। और ठीक है, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, समृद्धि प्रभाव। अब आप गौर कीजिए कि 680 से कम और 680 से ज्यादा दोनों को जब एक साथ दे दिया तो पूरा स्पेक्ट्रम हो गया ना। और पूरा स्पेक्ट्रम होने का मतलब लाइट कौन सी हो गई? श्वेत प्रकाश। जब आप 390 से लेकर पूरा एक विजिबल स्पेक्ट्रम ले लिया, जिसको हम कहते हैं पूरी सोलर रेडिएशन आ गई, तो ये तो व्हाइट लाइट हो गई, सारे कलर मिलके। अब हमें समझ में आया कि हम इतने समय से अध्ययन तो कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं निकालने की कौन से रंग की लाइट जो है ज्यादा बढ़िया है फोटोसिंथेसिस में। हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया, एक्शन स्पेक्ट्रम बताया, ये भी पता लगाया कि नीली लाइट ज्यादा बढ़िया है, लाल में भी अच्छी एफिशिएंसी है। लेकिन एमर्सन के इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, उसकी क्वांटम यील्ड तो श्वेत प्रकाश में ज्यादा आती है।
पूरे प्रयोग का निष्कर्ष ये रहा कि व्हाइट लाइट दी, मिक्स्ड लाइट, जिसमें हर तरह की वेवलेंथ आ गई, छोटी बड़ी सब, वहां फोटोसिंथेसिस इन अलग अलग को दी गई लाइट से भी ज्यादा मिलता है, समृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो रेड ड्रॉप पहले समझ में आया कि लाल क्षेत्र में 680 नैनोमीटर से आगे की लाइट देने पर प्रकाश संश्लेषण या क्वांटम यील्ड में अचानक जो कमी, जो गिरावट आती है, उसे रेड ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये देखो इन्होंने इसको ऐसे ग्राफ से भी दर्शाया कि ये 390 से लेकर 680 तक की अगर हम बात करें, ये तो यहां तक तो क्वांटम यील्ड बढ़िया चल रही, अचानक से ये गिरावट आ गई 680 से आगे जाने पर। ये रेड ड्रॉप को ग्राफ से भी दिखा सकते हो। ठीक है, यहां तक तो बढ़िया चल रही, फिर एकदम से कमी हो गई। इसका कारण उन्होंने बाद में बताया। ठीक है, अब एमर्सन और उसके सहयोगी ने बाद में देखा कि लंबी तरंग दैर्घ्य 680 से अधिक के साथ साथ छोटी तरंग दैर्घ्य देने पर क्वांटम यील्ड में वृद्धि हो, अच्छी खासी वृद्धि हो जाती। मतलब 680 से छोटी और 680 से बड़ी तरंग दैर्घ्य को साथ साथ देने पर क्वांटम यील्ड में अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उन्होंने यह भी देखा कि लंबी व छोटी तरंग दैर्घ्य को साथ साथ देने पर जो क्वांटम यील्ड प्राप्त होती है वह दोनों तरंग दैर्घ्य को अलग अलग देने पर प्राप्त क्वांटम यील्ड के योग से भी अधिक होती है। और इसी को उन्होंने एमर्सन समृद्धि प्रभाव, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहा। ये जो खोज थी, ये जो प्रयोग था, इसने फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि को लेकर हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। और कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस में बेहतर है, कौन सी कम बेहतर है, ये भी पता चल रहा है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग रंगों की लाइट, एक वर्णी प्रकाश का इस्तेमाल कर करके हमने फोटोसिंथेसिस हर एक पे निकाला, फिर देखा 680 से ज्यादा और कम, और फिर अंततः वहीं वापस पहुंच गए कि भैया कुल मिलाकर सफेद लाइट, व्हाइट लाइट जो सूर्य के प्रकाश से आ रही है वही सबसे बढ़िया है। एक्चुअली ये एक वर्णी प्रकाश तो हम उसको कृत्रिम रूप से स्प्लिट करते हैं प्रिज्म वगैरह लगा के। क्या पौधा ऐसा कोई प्रिज्म लगा के लेगा क्या लाइट? नहीं, पौधे को प्रकृति में क्या मिल रही है? सफेद लाइट मिक्स सारी एक साथ। तो पौधे ने अपना जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म विकसित किया, जो इवोल्यूशन हुआ, वो व्हाइट लाइट के अकॉर्डिंग ही हुआ। उसको तो यही मिलनी थी, उसको तो पता कि आप लोग कौन से कोई लाल नीली पीली अलग अलग देगा, आप लोग को एक साथ ही मिलनी है। इसीलिए व्हाइट लाइट में ही सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस हो, इसी प्रकार की वर्णकों की व्यवस्था की गई। मेरी बात समझ में आई? और ये एमर्सन के प्रयोग से दिखाई भी दिया। ठीक है, अलग अलग देने पर हमें पता चल रहा है कि कहां ज्यादा कहां अचानक कम। फिर दोनों को मिलाकर एक साथ दी तो भाई साहब दोनों का अलग अलग देने के योग से भी ज्यादा, और एक साथ देने का मतलब हमने पूरी व्हाइट लाइट बना दी तो समृद्धि भी दिखाई दी। तो रेड ड्रॉप और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट समझ में, छोटी सी चीज है। आप ये कह सकते हैं एनसीईआरटी में सर है ही नहीं, बात ये नहीं। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें आगे की दिशा तय करेगा। हमें अभी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वर्णक फोटोसिंथेसिस में भाग कैसे लेते हैं। थाइलाकोइड की झिल्ली में वर्णक होते हैं, लेकिन वो कैसे भाग लेते हैं, क्या क्रियाविधि रहती होगी, ये थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। तो रेड ड्रॉप एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, मतलब इसको मैं अगर थोड़ा सा एक इक्वेशन के रूप में निष्कर्ष में लिखना चाहूं तो छोटी व लंबी तरंग दैर्घ्य को साथ साथ देने पर प्राप्त क्वांटम यील्ड, साथ साथ देने का मतलब कौन सा लाइट? श्वेत प्रकाश। क्वांटम यील्ड छोटी तरंग दैर्घ्य को देने पर प्राप्त क्वांटम यील्ड और लंबी तरंग दैर्घ्य को देने पर प्राप्त क्वांटम यील्ड के योग से भी ज्यादा है। इसी को एमर्सन समृद्धि प्रभाव, कुछ लोग कहते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट, ये वो कई बातें हैं। ठीक है, तो ये चीज है रेड ड्रॉप एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। मतलब निष्कर्ष के रूप में जरा एक बार हम फिर देख लें तो रेड ड्रॉप एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट में एमर्सन वैज्ञानिक ने अलग अलग एक वर्णी प्रकाश, अलग अलग तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्वांटम यील्ड की गणना की। इस दौरान उन्होंने देखा कि 680 नैनोमीटर के आगे जाने पर प्रकाश संश्लेषण में भारी गिरावट दर्ज की जाती है, अचानक से कम हो जाता है, उससे पहले तक ठीक रहता है। और क्योंकि ये लाल क्षेत्र का रीजन था, इसलिए उन्होंने इस क्रिया का नाम दे दिया रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप तो इतना ही है। और रेड ड्रॉप के बाद उन्हें ये समझ में आ गया कि हम लाइट को अलग अलग वर्णकों में बांटे, ठीक है, लेकिन दो समूह हो रहे हैं कुल मिलाकर, छोटी तरंग दैर्घ्य 680 से छोटी और लंबी 680 से लंबी।
फिर उन्होंने दोनों तरंग दैर्घ्यों को संयुक्त रूप से जब दिया तो छोटी और लंबी तरंग दैर्घ्य में जो क्वांटम यील्ड आती थी, साथ में देने पर उनसे भी ज्यादा क्वांटम यील्ड मिली, दोनों के योग से भी ज्यादा मिली, और इसी को उन्होंने फिर समृद्धि प्रभाव कहा। आगे बात समझ में? इन सारी चीजों से क्या निष्कर्ष निकला? एमर्सन और उनके सहयोगी अब इस बात पे सोचने पे मजबूर हुए कि अगर हम फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें ये चीजें भूलनी नहीं है कि क्यों हो रहा है। एक तरफ हमने जब अभी अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ा, उससे पहले जो पिगमेंट पढ़े, वहां मैंने आपको बताया कि प्रकृति ने ये भांति भांति के पिगमेंट इसलिए रखे क्योंकि एक अकेला पिगमेंट, एक ही प्रकार का पिगमेंट आने वाली सारी लाइट को अवशोषित नहीं कर सकता। उसकी अपनी एक निर्धारित तरंगदैर्घ्य हुआ करेगी जिसको वो अच्छे से अवशोषित करेगा, तो कुछ को नहीं भी कर पाएगा। तो प्रकृति ने देखा कि भैया ये तो थोड़ी सी लाइट अवशोषित करेगा तो बाकी तो वेस्ट जा रही है, तो उसने कुछ दूसरे पिगमेंट और साथ में रख दिए कि भैया जिसको ये अवशोषित नहीं करे उसको ये कर लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आने वाली लाइट जो है अधिकतम अवशोषित हो। इसलिए क्लोरोफिल, उसमें भी ए बी सी इस तरह से, फिर कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के वर्णक रखे गए। ये वर्णक सब कहाँ मिलते हैं? थाइलेकोइड की झिल्ली में। समझ में आ गई बात? अब कहीं ना कहीं ये बार बार बात आ रही थी कि जब क्लोरोफिल भी है, कैरोटिनॉइड भी है, फाइकोबिलिन्स भी है, तो आखिर ये पिगमेंट कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे जमे हुए हैं, किस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि लाइट का अवशोषण करते हैं, लेकिन फिर भाग कैसे लेते हैं? क्लोरोफिल भी इतने सारे हैं, कैरोटिनॉइड भी है, ये वो, तो क्या सब अपने अपने हिसाब से भाग ले रहे हैं या कुछ है बात? और जब हमने देखा कि अलग अलग तरंग दैर्घ्य पर क्वांटम यील्ड में कमी आ रही है, ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे वर्ण कहीं न कहीं समूह में संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैरोटिनॉइड अपनी मर्जी से अवशोषण करके फोटोसिंथेसिस चला रहा है, क्लोरोफिल अपना ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ कहीं न कहीं ये सारे अलग अलग वर्णक जो अलग अलग तरह की तरंग दैर्घ्य अवशोषित करते हैं, अवशोषित अलग अलग तरंग दैर्घ्य करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ये मिल के काम करते हैं, ऐसा कुछ लगता है। तो क्लोरोफिल की वर्णकों की थाइलेकोइड झिल्ली में जमावट पर ध्यान दिया गया और किस तरह से ये वर्णक जमे रहेंगे, कैसे ये समूह में होंगे, कैसे क्लोरोफिल, कैसे कैरोटिनॉइड और बाकी वर्णक काम आते होंगे, इनकी व्यवस्था का अध्ययन किया गया। और ये व्यवस्था कुछ इस तरह से बनाई गई जिससे कि रेड ड्रॉप और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट की बात भी समझ में आए और इसको भी समझाया जा सके। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा भाग आता है वो आता है अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड झिल्ली में वर्णकों की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, क्योंकि ये व्यवस्था बतानी तो पड़ेगी। वर्णकों में कुछ तो बात हो रही है, कुछ तो समूह है, कोई तो ऐसी चीज है, क्योंकि रेड ड्रॉप भी हो रहा है, एनहांसमेंट भी हो रहा है, अलग अलग वर्णकों में फोटोसिंथेसिस का मामला अलग अलग चल रहा है। तो ये सब पिगमेंट काम कैसे करते हैं और ये मिल के काम करते हैं, तभी वो सारी तरंग दैर्घ्य भी अवशोषित कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी चला पा रहे हैं। तो व्यवस्था की जहां तक बात है वही मैंने लिखा, देखो यहाँ थाइलेकोइड झिल्ली में अलग अलग प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति। एक तो इतने तरह के वर्णक मिल चुके हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति तथा रेड ड्रॉप एंड एमर्सन इफेक्ट यह दर्शाता है कि वर्णक समूह में व्यवस्थित होने चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि ये सारे पिगमेंट समूह में होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग पिगमेंट अलग अलग तरंग दैर्घ्य अवशोषित कर रहा है। तो ऐसे तो कोई भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, सभी मिलके काम करेंगे और अलग अलग तरंग दैर्घ्य अवशोषित करते हुए भी इनकी ऊर्जा इकट्ठी होकर के फिर एक साथ काम करेंगे, तभी काम होगा, तभी फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये समूह में व्यवस्थित होने चाहिए तथा समूह के सारे वर्णक अवशोषण करेंगे। अवशोषण तो सभी करेंगे क्योंकि सबकी रेंज अलग अलग है। सभी वर्णक प्रकाश अवशोषण करते हैं तथा सबकी ऊर्जा एकत्रित होकर के फिर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन संपन्न करती है। ये सारी जो चीजें हैं फोटोसिंथेसिस का एक वर्णी प्रकाश में जब अध्ययन किया गया, किस वेवलेंथ पर कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, कितनी क्वांटम यील्ड मिली, रेड ड्रॉप, एमर्सन इफेक्ट, ये सब चीजें देखने के बाद नतीजा ये निकलता है कि वर्णक समूह में होते हैं और ये सब मिलकर अवशोषण करते हैं, एक ऊर्जा इकट्ठी करते हैं और फिर लाइट रिएक्शन में भाग लेते होंगे। ये कुछ अंदाजा आया और मतलब यहाँ ये दिखने लगा कि एक अकेले वर्णक द्वारा अवशोषित की गई लाइट फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसीलिए प्रकृति ने अलग अलग प्रकार के वर्णक रखे कि आने वाली अलग अलग तरंगदैर्घ्य की लाइट को अवशोषित सारे को किया जा सके और फिर ऊर्जा इकट्ठी करके फोटोसिंथेसिस शुरुआत की जा सके,
ऐसा कुछ व्यवस्था की गई है। यही हम पिगमेंट के अरेंजमेंट को समझना चाह रहे हैं। और पिगमेंट की व्यवस्था को लेकर के अलग अलग समय में दो कंसेप्ट दिए गए। एक कंसेप्ट तो काफी पुराना है और वो तो रेड ड्रॉप और एमर्सन इफेक्ट के भी पहले का दिया हुआ है, और एक कंसेप्ट जो है वो रेड ड्रॉप की खोज के बाद दिया गया। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, समान से हैं। एक तो है फोटोसिंथेटिक यूनिट या क्वांटासोम कंसेप्ट, और दूसरा है पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम कंसेप्ट। दो कंसेप्ट दिए गए हैं थाइलेकोइड झिल्ली में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थाइलेकोइड झिल्ली में वर्णकों के अरेंजमेंट को लेकर दो कंसेप्ट दिए गए हैं। समूह कैसे बनते हैं, क्या है, उसके आधार पर। और जब हम इस चीज को समझेंगे तभी हम लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ पाएंगे, तभी हम रेड ड्रॉप इमर्सन एनहांसमेंट की बातों को भी समझा पाएंगे। ये सब चीजें तब समझ पाएंगे। ठीक है, दो कंसेप्ट है, उसमें से भी ये क्वांटासोम कंसेप्ट पुराना है, इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। हमारा मेन जो पार्ट रहेगा वो फोटो सिस्टम पिगमेंट सिस्टम वाला, वो इसी से ही आगे का भाग है। ठीक है, पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटासोम कंसेप्ट। ये 1964 के आसपास दो वैज्ञानिक पार्क और बिगिंस के अनुसार ये इन्होंने दिया था। इन्होंने देखो कोई रेड ड्रॉप एमर्सन इफेक्ट वाली बातों को लेकर कुछ नहीं, इन्होंने तो थाइलेकोइड झिल्ली को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। जानते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? थाइलेकोइड झिल्ली में ये तो पता था कि वर्णक है, तो ये जानना चाह रहे थे कि कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो थाइलेकोइड झिल्ली का जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया, सबसे बेहतरीन क्वालिटी के माइक्रोस्कोप जिसमें छोटी से छोटी चीज दिख जाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर उन्हें थाइलेकोइड झिल्ली पर कुछ उभार जैसी संरचनाएं दिखाई दी, और उन्होंने लगा कि ये उभार कुछ नहीं है, थाइलेकोइड झिल्ली में उपस्थित वर्णकों का समूह है। और उन्होंने उस उभार को, उस समूह को एक नाम दिया फोटोसिंथेटिक इकाई, यानी कि क्वांटासोम। क्योंकि ये अंदाजा तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा था कि वर्णक मिलकर काम करते होंगे तभी फोटोसिंथेसिस चलेगा, और यहां उनको कुछ उभार जैसी संरचनाएं दिखी, तो उन्होंने कहा भाई ये उभार जो है ये कुछ वर्णकों का समूह है, और ये समूह प्रकाश संश्लेषण में एक साथ भाग लेता है। ये एक इकाई है फोटोसिंथेसिस की, इसलिए क्या कहा, फोटोसिंथेटिक यूनिट। और उस इकाई को उन्होंने एक नाम दे दिया क्वांटासोम, क्योंकि ये सब मिलके लाइट अवशोषित कर रहे हैं। लाइट मतलब क्वांटा अवशोषित कर रहे हैं, तो इस पूरी इकाई को क्या बोल दिया गया, क्वांटासोम। ठीक है, इन्होंने देखो यही कहा कि अनुसार फोटोसिंथेटिक वर्णक थाइलेकोइड झिल्ली पर समूह में पाए जाते हैं एवं संयुक्त रूप से फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। इस समूह में 250 से 450 वर्णक अणु मिल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने थाइलेकोइड झिल्ली पर कुछ विशिष्ट आकृति वाली संरचनाओं को ईएम का मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। थाइलेकोइड की झिल्ली जो है, अगर अपन बना भी ले चलो, जैसे ये एक थाइलेकोइड की झिल्ली, इस थाइलेकोइड झिल्ली पर उन्होंने कुछ उभार जैसी संरचनाएं देखी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उनको इस तरह की कुछ चीज दिखाई दी। हालांकि इनकी उपस्थिति को लेकर विवाद रहा, कुछ वैज्ञानिकों ने इनकी बात को नहीं भी माना। ऐसे थाइलेकोइड झिल्ली पर कुछ ऐसे ऐसे उभार जैसी संरचनाएं इनको दिखाई दी। उन्होंने इसी संरचनाओं को कहा कि ये वर्णकों का समूह है जो एक साथ फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, फोटोसिंथेटिक यूनिट, और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, क्वांटासोम। ठीक है, उन्होंने इन समूह को फोटोसिंथेटिक यूनिट और क्वांटासोम नाम दिया। ये एक एक जो ये इकाई है क्वांटासोम, मतलब एक क्वांटासोम में करीब 250 से 450 वर्णक मॉलिक्यूल होंगे। 250 से 450 पिगमेंट मॉलिक्यूल है, वर्णकों के मॉलिक्यूल है। अपन मिनिमम 250 भी लें करीब करीब, तो फिर उन्होंने थोड़ा और आगे डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि इन 250 में से भी सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होते हैं। 230 तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, बचे हुए बाकी अन्य वर्णक है, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन जो भी है। सबसे ज्यादा क्या है, क्लोरोफिल। और 230 क्लोरोफिल में से भी करीब 160 क्लोरोफिल ए और 70 क्लोरोफिल बी। ये जो क्लोरोफिल वर्णकों की संख्या है, ये वर्णकों की संख्या अंदाजन टेंटेटिव है। ठीक है, ये घटती बढ़ती रही है, इसका कोई बहुत ये नंबर तो नहीं पूछते इतना कि 230 160। हाँ, ये पूछते हैं कि क्वांटासोम या इस समूह में ज्यादा कौन से वर्णक हैं, क्लोरोफिल। उसमें भी कौन ज्यादा, क्लोरोफिल ए। बस इतना। तो पार्क और बिगिंस ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अध्ययन से इन्होंने थाइलेकोइड झिल्ली में कुछ उभार जैसी संरचनाएं देखी, जिनको इन्होंने वर्णकों का समूह कहा। साथ में ये कहा कि ये पूरा समूह मिलकर लाइट अवशोषित करता है और फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है।
अतः ये प्रकाश संश्लेषण की इकाई हो गई और ये लाइट या क्वांटा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस इकाई का उन्होंने नाम दे दिया क्वांटासोम। लेकिन इनके इस कार्य को बहुत अच्छे से वैधता या एक्सेप्टेंस नहीं मिली। लोगों को ये खाली बस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने भर से इसको क्वांटासोम या इकाई मान लेना थोड़ा हजम नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया जरूर था, लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद होता है रेड्रोप और एमर्सन का इफेक्ट, एमर्सन का प्रयोग। एमर्सन के प्रयोग के बाद वापस लगा कि नहीं, ये बात तो सही कह रहे थे। ये हालांकि इस बात को समझा नहीं पाए, बस उन्होंने तो कहा साहब हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन जब एमर्सन रेड्रोप इफेक्ट हुआ तब वापस इस चीज पर ध्यान गया कि ये लोग भी तो कह रहे थे कि समूह में होता है, और उधर एमर्सन के प्रयोग में भी यही लग रहा कि कुछ समूह है, कुछ तो बात है जो 680 के नैनोमीटर की एक बाउंड्री के साथ कुछ काम हो रहा है। तब फिर इसी का नया वर्जन आया, पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम कंसेप्ट। मैंने जो आपको बताया ये दो, तो ये पहला हमने पढ़ा क्वांटासोम कंसेप्ट, लेकिन एमर्सन के प्रयोग के बाद इसी को थोड़ा नए रूप में प्रस्तुत किया गया। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, और वो आया फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम कंसेप्ट। इस पर आते हैं, और ये नई चीज है, यूं समझिए उस क्वांटासोम का ही एक सुधरा हुआ नया रूप है। ज्यादा अंतर कुछ नहीं, लेकिन उसको बड़े अच्छे और व्यवस्थित तरीके से दिया गया। ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम कंसेप्ट दिया गया वर्णकों का थाइलेकोइड झिल्ली में व्यवस्था को लेकर, और यहीं से हमारा लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आने लगता है। एमर्सन की बात और ये सब चीजें दिखने लगती हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम क्या है? देखिए, रेड्रोप और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट की खोज के बाद यह तय हो गया कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही है। दो प्रकार के फोटोकेमिकल प्रोसेस, दो प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। कारण कि यहाँ उन्होंने 680 के पहले और 680 के बाद में बड़ा अंतर दिखा। तो इससे एक बात तो समझ में आई कि यहाँ दो फोटोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। 680 से छोटी तरंग दैर्ध्य में कुछ और बात हो रही है, 680 से बड़ी में कुछ और बात हो रही है। दोनों को एक साथ दे रहे हैं तो ज्यादा भी आ रहा है। तो दो प्रकार के फोटोकेमिकल प्रोसेस हैं, और अगर दो प्रकार के फोटोकेमिकल प्रोसेस हैं, वर्णक लाइट का अवशोषण तो कौन करेगा? वर्णक ही करेगा। और अगर दो प्रकार के प्रोसेस हैं तो कहीं ना कहीं वर्णक भी दो अलग अलग प्रकार के समूहों में उपस्थित हैं। वर्णक समूह में है, वो क्वांटासोम में भी कहा गया, लेकिन अब इन्होंने यहाँ कहा कि समूह भी दो तरह के होंगे, क्योंकि 680 की बाउंड्री के साथ अलग अलग चीज मिल रही है। तो उन्होंने कहा न केवल वर्णक समूह में होंगे, बल्कि समूह भी दो प्रकार के होंगे। एक वो होगा जो 680 से कम नैनोमीटर की लाइट अवशोषित करता होगा, और एक ज्यादा वाला भी होगा। इस तरह से ये दो प्रोसेस प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के दो समूह से संबंधित होते हैं, और इन समूहों को नाम दिया गया पिगमेंट सिस्टम 1 PS1। फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं, पिगमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, PS1 और PS2 फोटो सिस्टम सेकेंड। 1 और 2 जो है ये खोज के क्रम के आधार पर है। जिसका पहले खोज हुआ वो PS1 हो गया, बाद वाले को PS2 कहा गया। ठीक है, एमर्सन इफेक्ट के बाद ये चीज दिख रही है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, अवशोषण के दौरान दो प्रकार की प्रक्रियाएं, दो फोटोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। 680 से छोटे में कुछ अलग हो रहा है, 680 से बड़े में, और इसीलिए वर्णकों के समूह भी हैं, और समूह भी दो प्रकार के होंगे, PS1 PS2। ठीक है, अब देखिए 680 नैनोमीटर से छोटी वेवलेंथ पर दोनों पिगमेंट सिस्टम कार्य करते हैं। 680 से छोटे में तो दोनों काम करते हैं। मतलब यूं समझिए, एक समूह ऐसा है जिसके अवशोषण की अधिकतम सीमा 680 है, ठीक है, और एक समूह ऐसा है जिसकी अधिकतम सीमा 700 है, 700 के भी ऊपर, या 700 मान लीजिए। अब आप देखिए, दो समूह हैं। एक समूह तो ऐसा है जो 680 तक की लाइट को अवशोषित कर सकता है, और एक समूह ऐसा है जो 700 तक की लाइट को अवशोषित कर सकता है। 400 से 700 मानते हैं, ठीक है, यानी कि 680 तक तो दोनों समूह काम कर रहे हैं। दो समूह ऐसे नहीं बनाए कि एक जो है वो 680 तक और दूसरा वो 680 से आगे 700 तक ना, एक जो है वो 680 तक और दूसरा शुरू से 700 तक, यानी कि 680 तक तो दोनों चल रहे हैं, और 680 के बाद एक ही चलता है। इसीलिए 680 के आगे जाते ही फोटो सिस्टम धड़ाम से कम हो जाता है। ऐसे अंदाजा रेड्रोप और एमर्सन इफेक्ट ने हमें यह बताया कि समूह दो होने चाहिए, और वो दो भी 680 तक तो साथ काम करते हैं। उसके बाद फिर एक बंद हो जाता है, और इसीलिए एकदम से कमी आ जाती है। तो रेड्रोप को हम तभी तो समझा पाएंगे। ठीक है,
680 से छोटी वेवलेंथ पर दोनों पिगमेंट सिस्टम कार्य करते हैं, जबकि 680 से बड़ी वेवलेंथ पर एक ही पिगमेंट सिस्टम सक्रिय रहता है और इसीलिए रेड ड्रॉप दिखाई देता है। रेड ड्रॉप को तभी समझा पाएंगे जब आप इस प्रकार की व्यवस्था लोगे। तो रेड ड्रॉप एमर्सन इफेक्ट ने हमें ये चीज बताई कि समूह तो है भैया, लेकिन दो प्रकार के। ठीक है, दोनों समूह में 680 तक का अवशोषण कॉमन है। 680 तक दोनों काम करते हैं, बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता है। 680 के बाद एक की क्षमता खत्म, एक ही बच जाता सक्रिय, तो फिर बेचारा कम हो जाता है। इस प्रकार से दो नाम दिए गए, PS1 PS2। अब यहाँ थोड़ा सा इन फोटो सिस्टम जो पिगमेंट सिस्टम दिया है उसकी एक संरचना बताएगी कि ये समूह कैसा है, क्या है। बहुत कुछ क्वांटासोम से मिलता जुलता ही है कंसेप्ट। देखिए पिगमेंट सिस्टम में क्या कुछ है। देखिए प्रत्येक पिगमेंट सिस्टम में वर्णकों का एक समूह है, और जो हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन हर वर्णक अवशोषण करने के बाद फोटोसिंथेसिस में शायद अकेला भाग न ले पाए। एक अकेला वर्णक मॉलिक्यूल इतनी ऊर्जा नहीं ला पाता है अवशोषण करके कि वो खुद ही फोटोसिंथेसिस में भाग कर ले। फोटोसिंथेसिस का काम यूनिटी वाला है, समूह का काम है, मिलकर किया जाने वाला काम है, और यही समूह पूरा क्वांटासोम या वही समूह पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम कहते हैं। तो प्रत्येक पिगमेंट सिस्टम वर्णकों का एक समूह है। अब समूह है तो कोई लीडर भी होगा। इस समूह का एक लीडर होता है, और वो लीडर हमेशा क्लोरोफिल ए ही होता है, और वो भी एक मॉलिक्यूल बस। तो सब लोग मिलकर के अवशोषण करते हैं और सारी ऊर्जा को लीडर को दे देते हैं कि भैया लो। फिर जब सब लोग ऊर्जा देते हैं, लीडर स्वयं भी अवशोषण कर रहा है और साथी भी कर रहे हैं, और साथियों की ऊर्जा मिलने के बाद उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और लाइट रिएक्शन शुरू हो जाती है। समझ में आई बात? तो प्रत्येक पिगमेंट सिस्टम में एक अभिक्रिया केंद्र रिएक्शन सेंटर होता है, ये लीडर है। ठीक है, जो हमेशा एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल का। इसीलिए क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण करने वाले सारे जीवों में निश्चित रूप से मिलेगा, यूनिवर्सल सार्वत्रिक वर्णक है, क्योंकि लीडर ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये एक होता है। इसके चारों ओर अन्य वर्णक होगा, जिसमें क्लोरोफिल बी और दूसरे भी जो क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलेंस, ये सब आ जाते हैं। ये इसके आसपास है, इनको सहायक वर्णक कहते हैं, एंटीना पिगमेंट। क्यों एंटीना की तरह बस ये खाली अवशोषण करके दे देते हैं और एंटीना की तरह काम करते हैं कहे जाते हैं। और ये सभी जो मिलकर के जो समूह बनता है उसको LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए ये डायग्राम, ये समूह है, एक बड़ा बना रखा बीच में क्लोरोफिल ए, ये है अभिक्रिया केंद्र रिएक्शन सेंटर, और ये एक होता है क्लोरोफिल ए का केवल एक मॉलिक्यूल। उसके चारों ओर ये बहुत सारे दूसरे पिगमेंट है जो एसेसरी या एंटीना पिगमेंट कहे जाते हैं। इस पूरे को कहते हैं LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये रिएक्शन सेंटर, प्रकाश जब ये लाइट गिर रही है तो सब पे गिरती है, रिएक्शन सेंटर भी अवशोषित करता है, आसपास के सभी मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड जो भी हैं सब अवशोषित करते हैं, और सबके सब अपनी इस लाइट को अंततः किसको दे देते हैं, ये सारी लाइट एक से दूसरे से यहाँ होती हुई रिएक्शन सेंटर के पास आ जाती है। और ये सारी ऊर्जा जब यहाँ इकट्ठी होती है तब ये इतनी ऊर्जा हो जाती है कि क्लोरोफिल ए जब किसी मॉलिक्यूल को बहुत ऊर्जा दे देते तो क्या होता है, केमिस्ट्री लगाइए थोड़ी सी, तो हम देते ज्यादा एनर्जी देने पर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, बस इतना ही काम होता है। तो जैसे इसके पास लाइट एनर्जी इकट्ठी हुई, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो निकल आया उच्च ऊर्जा क्षेत्र में, आगे बताएंगे अभी ये। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के निकलता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ के बाहर निकलता है। ठीक है, इसीलिए इन वर्णकों के समूह के साथ ही जुड़ा हुआ, लगभग इनसे चिपका हुआ सही, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्राहक होता है। वो तैयार बैठा रहता है कि जैसे इसके इलेक्ट्रॉन निकला है वो लपक लेता है। तो लाइट का अवशोषण हुआ, ऊर्जा इकट्ठी हुई, इलेक्ट्रॉन निकला, निकलते ही पास ही में बैठा इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो पकड़ लेता है इस अच्छी खासी ऊर्जा वाले को। ठीक है, यूं समझिए गरम गरम इलेक्ट्रॉन है, इसने ले लिया। अब ले तो लिया, लेकिन इतनी ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन उससे संभलता थोड़ी। वो लेते इसको क्या करता है, उसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, उसको देते ले पकड़। इस तरह सब ये इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते रहते हैं।
और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उपयोग करेंगे फोटोसिंथेसिस में। ये मैकेनिज्म मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन ये वर्णकों का समूह, समझ में आई कुछ बात। ये एक पिगमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर है। क्वांटासोम में भी तो ये कह रहे थे, उन्होंने इतना स्पष्ट नहीं करा, उन्होंने कह दिया 250-400 मॉलिक्यूल हैं, वो एक समूह है। अब थोड़ा स्पष्ट आ रहा है कि भाई इसमें एक तो मुख्य है, बाकी LHC है, इस तरह से है। प्रकाश का अवशोषण सभी वर्णक करते हैं, जैसा मैंने कहा। बाद में एसेसरी पिगमेंट अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर को स्थानांतरित कर देते हैं, जो फोटोकेमिकल प्रोसेस में भाग लेता है। अर्थात लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल प्रोसेस में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का वो एक मॉलिक्यूल, बाकी सब केवल अवशोषण में मदद कर रहे हैं। और इस समूह में सभी प्रकार के वर्णक हैं, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीनॉइड भी हैं, फाइकोबिलिन्स भी हैं, ताकि क्या जो भी लाइट आ रही है ना, जिसकी जो वेवलेंथ है वो सब अवशोषित कर लेते हैं, अधिकतम अवशोषण हो जाए, फिर ऊर्जा को इकट्ठी कर देते हैं। आगे बात समझ में। अब आप देखिए यहां इस पिगमेंट सिस्टम को रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसके द्वारा अधिकतम कितनी तरंग दैर्घ्य की लाइट अवशोषित की जा सकती है, इसके आधार पर इसके दो समूह बने, PS1 PS2। ये रिएक्शन सेंटर की जो क्षमता है या क्लोरोफिल ए ही है ये, लेकिन साथ में जो और पिगमेंट्स वगैरह, इसके आधार पर इनके अवशोषण की क्षमता का अंतर है क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में, ठीक है, या पिगमेंट PS1 PS2 में अंतर सिर्फ रिएक्शन सेंटर को है मेनली लेकर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम 1 की बात करते हैं। दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम बताए थे, कॉमन बात तो सब में है ये। अब देखो अंतर क्या है। इसका रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 700 नैनोमीटर तक की लाइट अवशोषित कर सकता है। ये रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए है, इसलिए हम इसको P700 बोलते हैं। मतलब इसकी अधिकतम रेंज कितनी है? ये 700 नैनोमीटर तक की लाइट अवशोषित कर लेगा, 400 से लेकर के। मतलब ये वो पिगमेंट सिस्टम है जो 680 के बाद भी काम करता रहेगा। ये 700 तक की लाइट को अवशोषित कर सकता है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा तरंग दैर्घ्य उतनी ऊर्जा कम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है? जब लाइट गिरेगी तो इसके ऊपर जैसे लाइट गिरी 700 नैनोमीटर की गिरी, तो बिल्कुल इसका अवशोषण हो जाएगा, और 700 से छोटी वाली का भी हो जाएगा। दूसरे और भी है ना, जैसे ये बाकी जो वर्णक हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब मान लो कहीं 530 नैनोमीटर की लाइट आई, तो ये भी अवशोषित हो जाएगी, और कहां तक हो जाएगी? 700 तक हो जाएगी, ठीक है। 680 वाली होगी क्या? 680 नैनोमीटर की लाइट आई तो भी अवशोषित हो जाएगी। 700 से छोटे वाली तो हो जाएगी, क्योंकि दूसरे जो वर्णक है कोई ना कोई अवशोषित कर ही लेगा, और रिएक्शन सेंटर 700 तक ले जा सकता है इसको। समझ में आ गई बात? अब आप देखिए जब 530 वाली, 530 मतलब छोटी तरंग दैर्घ्य, छोटी तरंग दैर्घ्य, तो इसने अवशोषित किया, मान लो इसने पास वाले ने। अब ये अपनी ऊर्जा को इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको करेगा, ये भी इसको करेगा, ये इसके पास, फिर इसके पास। तो ये जो पिगमेंट जो दूसरे हैं, ये जो लाइट अवशोषित करते हैं, फिर ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को रेजोनेंस के थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होती, ठीक है। और जब ऊर्जा इधर से उधर ट्रांसफर होगी तो थोड़ा ऊर्जा का ह्रास भी तो होगा, पूरी 100% तो ट्रांसफर होती नहीं है। तो आप देखिए 540 नैनोमीटर की लाइट ये आसपास वाले वर्णकों ने अवशोषित कर ली, अच्छी खासी ऊर्जा ज्यादा है। अब उस वर्णक ने पास वाले को दिया, वहां से उसके पास, तो ये जब भी इधर से इधर आ रही है तो ऊर्जा क्या हो रही? कम। ऊर्जा कम हो रही तो वेवलेंथ बढ़ रही, और रिएक्शन सेंटर तक आते आते थोड़ी ऊर्जा कम भी हो जाएगी, तो भी ये तो 700 नैनोमीटर तक की लाइट। इसीलिए इस पूरे समूह में सर्वाधिक क्षमता किसकी रहेगी? सेंटर की, रिएक्शन सेंटर की, ताकि थोड़ी बहुत ऊर्जा अगर लॉस भी हो जाए तो भी वो इसकी रेंज में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 700 नैनोमीटर की लाइट के पास ऊर्जा और भी कम होगी। 530 या 500 नैनोमीटर की लाइट वाले के पास एनर्जी ज्यादा है, 700 वाले के पास कम है, ठीक है। इसीलिए ये तो अवशोषित करता है, पास वाले जो अवशोषित करते हैं वो भी जब इसको देते हैं तो थोड़ी ऊर्जा लॉस भी हो जाए तो भी इसकी रेंज में तो रहेगी, ये अवशोषित कर लेगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये 700 तक काम करता है। बाकी वही रिएक्शन सेंटर है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ वही है, ठीक है। PS1 में आमतौर पर फाइकोबिलिन्स एब्सेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। क्लोरोफिल ए बी तो सब होते हैं, लेकिन यहाँ फाइकोबिलिन्स वैसे ज्यादा होते भी नहीं। फाइकोबिलिन PS1 में अनुपस्थित पाए गए। ये वैसे भी शैवालों में ही मिलते हैं और PS1 में नहीं देखे, ठीक है। अब आती बात इसकी लोकेशन।
थाइलेकोइड की झिल्ली में ये समूह वर्णक सारे कहाँ हैं? थाइलेकोइड की झिल्ली में। तो थाइलेकोइड की झिल्ली में भी इनकी जगह बड़ी विशिष्ट और अपनी अपनी बटी हुई है। ठीक है, झिल्ली में अगर बात करें तो PS1 जो है थोड़ा बाहर की सतह पर, मतलब बहुत ज्यादा एकदम बाहर नहीं कह सकते, लेकिन PS2 की तुलना में PS1 थोड़ा सा बाहर की तरफ। भाई झिल्ली है तो एक बाहरी सतह एक आंतरिक सतह होगी, ये थोड़ा बाहर की सतह की तरफ रहता है, पूरी तरह से बाहर नहीं लेकिन बाहर की सतह की तरफ ज्यादा रहता है। PS1 थोड़ा अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, लेकिन जब थाइलेकोइड के ढेर होते हैं, थाइलेकोइड के ढेर को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। तो थाइलेकोइड के जब ढेर जमा होते हैं तो ये ध्यान रखना कि PS1 कहां मिलता है, ये जगह अच्छे से याद रखना, भी आगे फिर काम आएगी। PS1 देखिए ग्रेनल थाइलेकोइड के अनएप्रेस्ड रीजन में, मतलब ग्रेनल थाइलेकोइड के खुले क्षेत्र में, जो दबा हुआ क्षेत्र नहीं है उसमें, और स्ट्रोमल थाइलेकोइड पर पाया जाता है। अब ग्रेनल थाइलेकोइड स्ट्रोमल थाइलेकोइड याद है, मैंने डायग्राम बना रखा है। ये जो थाइलेकोइड ढेर पे जमे हुए हैं ग्रेना बना रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? ग्रेनल थाइलेकोइड। और कुछ कुछ ऐसे फ्रिट चैनल होते हैं जो एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना के बीच में ऐसी लंबी लंबी नलिकाएं होती, ये कहलाता है स्ट्रोमल थाइलेकोइड। ये एक एक सिंगल सिंगल होता है। ठीक है, अब बस एक चीज ध्यान रखना, PS1 कभी भी दो झिल्लियां जब दब रही है मिल रही हैं उसमें नहीं मिल सकता, ये थोड़ी सी खुली सतह चाहिए इसको। तो जो खुली सतह होगी बस ये वहीं मिलेगा। अनएप्रेस, एप्रेस का मतलब दबा हुआ, अनएप्रेस मतलब जो दबा हुआ ना हो। तो अब देखिए ग्रेनल थाइलेकोइड में दबा हुआ क्षेत्र कौन सा नहीं है? अब जैसे ये पूरा ग्रेना, तो ये वाला जो हिस्सा देखो, ये तो है एप्रेस्ड रीजन, ये दबा हुआ है, और ये जो ऊपर की सतह है ये खुला है, अनएप्रेस्ड रीजन। PS1 से भी यहाँ, ये मैंने जो पिंक कलर से डॉट लगा रखे यहां मिलेगा। अच्छा, स्ट्रोमल थाइलेकोइड में कुछ दबा हुआ होगा क्या? स्ट्रोमल थाइलेकोइड में कोई ढेर नहीं है, वहां नलिकाएं अलग अलग हैं, तो वो तो वैसे ही खुली है, इसलिए इसके ऊपर भी मिल जाएगा, जहां खुली सतह है वहीं मिलेगा। अब जैसे यूं देखो कि जैसे मान लीजिए ये एक थाइलेकोइड और ये दूसरा थाइलेकोइड, दो थाइलेकोइड हो गए। खुला क्षेत्र कहाँ है? ये ऊपर का, इवन थोड़ा साइड का भी है, इधर भी साइड का है। लेकिन ये जो हिस्सा है, अब ये दूसरे थाइलेकोइड से ये दब गया ना, तो ये जो हिस्सा इधर वाला, ये दबा हुआ क्षेत्र है। तो इस दबे हुए क्षेत्र में, ये जो मैंने यहाँ दिखा रखा है ये वाला, ये जो दबा हुआ क्षेत्र है इसमें नहीं होगा, ये इधर साइडों में मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। तो PS1 की लोकेशन ध्यान रखनी है। क्या ये ग्रेनल और स्ट्रोमल दोनों थाइलेकोइड में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ये दोनों में मिलता है, लेकिन खुली सतह पर मिलेगा, अर्थात जो दबी हुई नहीं है, अनएप्रेस्ड रीजन। NCERT लिखती है, इस बात को समझिएगा। तो ये अब यहाँ है, ये इधर है, जो जो इसका खुला क्षेत्र है वहां मिलेगा। और जहां दो झिल्लियां जो दब रही हैं, इस दबे हुए हिस्से में ये नहीं होता। और क्योंकि ये दबा हुआ हिस्सा स्ट्रोमल थाइलेकोइड में होता ही नहीं है, तो खुले अकेले अकेले ही है, तो इनमें भी मिल जाता है। PS1 की लोकेशन याद रखनी है, ठीक है, खुले क्षेत्र में। और थोड़ा सा झिल्ली में भी ये बाहर की सतह पर ही रहता है, वो अलग चीज है, बाहरी आंतरिक का अगर आप ये इतना नहीं, लेकिन मेन चीज ये है, ये अरेंजमेंट ध्यान रखना। अब हम PS2 की बात करते हैं। PS2 जो है, अंतर क्या देखिए, मुख्य अंतर है रिएक्शन सेंटर में। इसके रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 680 नैनोमीटर तक की लाइट को ही अवशोषित कर पाता है, 680 से आगे वाली को नहीं कर पाता है, इसलिए इसके रिएक्शन सेंटर को P680 बोलते हैं। ठीक है, P680 बोलेंगे। और ये जो होता है, जैसे मतलब मान लीजिए वही बात करें कि 530 नैनोमीटर की लाइट आई तो अवशोषित हो जाएगी, होगी, आसपास वाले कर लेंगे। 680 नैनोमीटर भी आ गया तो भी अवशोषित हो जाएगा, अगर वो सीधा किस पर आ गया? रिएक्शन सेंटर पे। देखो इस पूरे समूह में सर्वाधिक रेंज किसकी रहेगी? सेंटर की। अब ये 680 वाला आसपास वाले अवशोषित नहीं करेंगे, लेकिन बीच वाला, सेंटर वाला कर लेगा, और इससे छोटी वाली आसपास वाले कर लेंगे। 700 नैनोमीटर की लाइट अगर दे रहे हैं, 690 भी, 700 भी छोड़ दो आप, तो इससे थोड़ी सी बड़ी ले लो, 690 ले ले, तो 690 नैनोमीटर की लाइट अवशोषित नहीं होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि अधिकतम सीमा 680 की। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, रिएक्शन सेंटर का, क्लोरोफिल ए का। ये 680 तक की लाइट को अवशोषित करता है, 680 से छोटी वाली भी आसपास वाले कर लेंगे, 680 भी ये सेंटर वाला डायरेक्ट कर लेगा, लेकिन उससे आगे की नहीं। ठीक है, व्यवस्था PS2 थाइलेकोइड झिल्ली की आंतरिक सतह पर मिलता है। ये थाइलेकोइड झिल्ली की आंतरिक सतह पर है, जैसे ये अगर मैं पूरी एक झिल्ली बना रहा हूं तो ये आंतरिक सतह पर मिलता है, ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। ठीक है, थाइलेकोइड जो होता है पूरा का पूरा, ये इस तरह से एक थाइलेकोइड बनाया अगर अपन यूं, तो ये पूरी झिल्ली हो गई थी, आंतरिक सतह पर मिलेगा।
बीच में थाइलेकोइड की खाली जगह, बाहर ये स्ट्रोमा है, ठीक है। और कहाँ मिलेगा? जो दबा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ग्रेनल थाइलेकोइड के एप्रेस्ड क्षेत्र में पाया जाएगा। अब ये देखो, ये रहा, मैंने बताया ना अनअप्रेस्ड, खुली सतह पर नहीं, ये उल्टा है। ये जो दो झिल्लियां जहां मिल रही है, जो दब रहा है, एक थाइलेकोइड, दोनों थाइलेकोइड के बीच का जो ये हिस्सा है, ये इस दबे हुए हिस्से में पाया जाएगा। खुली सतह पर तो PS1 होगा, और ऐसा दबा हुआ हिस्सा स्ट्रोमल थाइलेकोइड में तो होता ही नहीं है, वो तो अकेले अकेले है, इसलिए स्ट्रोमल थाइलेकोइड में अनुपस्थित होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, समझ गए? ये देखो, ग्रेनल थाइलेकोइड के एप्रेस्ड क्षेत्र में ये जो मैंने डॉट 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 बना रखे हैं, ये यूं समझ लो PS2। PS1 और PS2 में दो अंतर। पहला अंतर रिएक्शन सेंटर का, PS1 का रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर की लाइट अवशोषित करता है, ये 680 की कर पाता है सेकंड वाला। फिर दूसरा है अरेंजमेंट का, PS1 हमेशा खुली सतह पर अनएप्रेस्ड रीजन पर पाया जाता है, ग्रेनल थाइलेकोइड के और स्ट्रोमल थाइलेकोइड में भी पाया जाता है, लेकिन ये एप्रेस्ड रीजन में मिलता है और स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे नहीं मिलता, ठीक है। और हाँ, PS1 में हमने कहा था फाइकोबिलिन्स नहीं होते, PS2 के अंदर फाइकोबिलिन्स उपस्थित होते हैं, इसमें फाइकोबिलिन्स उपस्थित होते हैं। ये दो तीन छोटे छोटे अंतर हैं। वैसे इसमें कुछ और भी अंतर हैं जो हम थोड़ी सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, रिएक्शन सेंटर पढ़ेंगे, सॉरी लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तब आएगा। फिलहाल हमने रेड ड्रॉप इमर्शन इफेक्ट के आधार पर वर्णकों के समूह बनाए और ये दो समूह में पाए जाएंगे PS1 और PS2। इससे अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों 680 तक तो अच्छी खासी लाइट मिल रही है, अच्छी खासी मतलब यील्ड है, 680 के बाद कम हो गई क्योंकि उसके बाद एक पिगमेंट सिस्टम काम करना बंद कर देता है, ठीक है। और अगर दोनों लाइट दे रहे हो तो फिर तो सब कुछ बढ़िया चलेगा, इसलिए ज्यादा यील्ड आती है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, इससे पहले मैंने आपको वर्णकों के प्रकार बताए, उसके बाद फिर हमने वर्णकों के थोड़ा कार्यात्मक भाग पर आए कि उनका अवशोषण कैसे होता है, फिर उस पर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उनकी दर क्या रहती है, एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्वांटम यील्ड, क्वांटम रिक्वायरमेंट, और फिर रेड ड्रॉप इमर्सन के इफेक्ट के इस प्रयोग ने हमें वर्णकों के समूहों की बात कही और हमने क्वांटासोम कंसेप्ट और फोटो सिस्टम कंसेप्ट की बात करी। ये सारी चीजें थाइलेकोइड झिल्ली में उपस्थित वर्णकों को लेकर के बात थी। हम फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि शुरू करें इससे पहले वर्णक और वर्णकों का कार्य हमें समझ में आना चाहिए। तो ये सब हमने जो है वर्णकों के कार्यों के बारे में बात करी, वर्णकों का समूह, सारी चीजें। अब हम इसके आगे अब फोटोसिंथेसिस के रियल मैकेनिज्म पर आएंगे कि अब फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि कैसे चलती है, कैसे लाइट रिएक्शन होगी, कैसे डार्क रिएक्शन होगी, और ये सब चीजें वहां वापस से काम आती हुई भी आपको नजर आएगी। अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे। थैंक यू।